देखिए बच्चा, आज जो पढ़ा जाएगा ना, क्या है? हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन्स, हम लोग कोई भी क्रिया विधि करते हैं, हम लोग की जितनी भी गतिविधियां होती हैं, गतिविधियां जानते हैं ना, हम लोग जो भी कार्य करते हैं, सोना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना, हंसना, रोना, सब कौन करता है? हार्मोन्स ही करवाता है। और उसके साथ साथ में क्या रहता है? उसके साथ एक जुड़ा है ग्रंथि, ग्लैंड। क्योंकि ग्रंथि के द्वारा ही क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। कौन? हार्मोन्स। और कौन से ग्रंथि से? तो अंतःस्रावी ग्रंथि। दो ग्रंथियां होती हैं, एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होता है बहिस्रावी ग्रंथि, एक होता है मिश्रित स्रावित ग्रंथि। मिश्रित स्रावी ग्रंथि, तो वो यानी तीन तरह के होते हैं ग्रंथियां, जिनमें से दो तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है बहिस्रावी, एक होता है अंतःस्रावी। और अंतःस्रावी से क्या निकलते हैं? हार्मोन्स निकलते हैं। तो इस चैप्टर में ना हम लोग क्या करेंगे? हार्मोन्स का तो पढ़ेंगे पूरा विधिवत, लेकिन यह हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है उसके बारे में भी जानकारी ले लेंगे कि ये, क्योंकि उसको भी तो जरूरी है। ग्रंथि को हम पूरी तरह से डीपली अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, लेकिन जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं उसको कौन सा ग्रंथि रिलीज कर रहा है उसके बारे में देखा जाएगा। तो देखिए, इसकी जो परिभाषा होती है, क्या होती है कि हार्मोन्स एक सक्रिय संदेशवाहक पदार्थ है। यानी कहा जा सकता है हार्मोन्स, तो यहां पर एक्टिव, सक्रिय का मतलब क्या होता है? एक्टिव मैसेंजर ऑफ मैटर इज कॉल्ड हार्मोन्स। एक्टिव मैसेंजर ऑफ मैटर इज कॉल्ड हार्मोन्स। यानी जो संदेशवाहक है, यानी एक्टिव संदेशवाहक। डाकिया का नाम सुने होंगे, पहले आता था चिट्ठी, पोस्टमैन या डाकिया। तो चिट्ठी आती थी, तो घर पर आता था, है ना। बिना डाकिया का चिट्ठी आता नहीं था। तो उसी तरह कोई भी क्रियाकलाप करेंगे तो बिना हार्मोन्स के क्या होगा? काम होगा नहीं। और लेकिन वो हार्मोन्स क्या होने चाहिए? एक्टिव होने चाहिए, इनएक्टिव नहीं। तो देखिए, इसको निम्न प्रकार से क्या किया जा सकता है? परिभाषित किया जा सकता है। जैसे ऐसा सक्रिय संदेशवाहक पदार्थ, यही है ना, जो किसी बाह्य या अंत उद्दीपन के कारण, उद्दीपन का नाम सुने होंगे। उद्दीपन, जो हम लोग कान में जो घंटी बजी तो हम वो काम करना शुरू, जैसे इंटरवल हुआ तो हम लोग टिफिन करना शुरू हो जाता है ना। एक घंटी बजी तो यानी फील्ड में हम लोग चले गए, है ना। जैसे एक होता है कि तुरंत हम लोगों को एक टाइमिंग बनी रहती है कि जो ही ये टाइम हुआ तुरंत हम लोगों का एक्टिव हो जाता है। वो हार्मोन्स क्या करता है? एक्टिव कर लेता है कि ये हमको कार्य करना है। यानी अंत उद्दीपन हो या चाहे बाहर के वातावरण को देखकर हम जो उसको तुरंत क्या करेंगे? एक्टिव हो जाना। जैसे सांप को देखकर तुरंत हम लोग का पूरा देखिए पीछे हट जाते हैं कि नहीं। जो ही अभी पैर नहीं पड़ा है तुरंत पैर क्या हो जाता है? ऊपर हो जाता है ना। तो सब ग्रंथियां और हार्मोन से न करवाता है कि बाहर है, अंदर तो है नहीं ना सांप, अंदर तो है नहीं। कहते हैं कि नाग है, नाग, ये बोला जाता है ना, नाग की तरह ये नागिन है, डस लेगी। तो वो उसके अंदर बैठी है नागिन, लेकिन बाहर वाला जो नाग जो दिखता है तो तुरंत हम लोग तुरंत वहां से क्या कर देते हैं? 9 2 11 हो जाते हैं। सांप दिखते ही हम लोग का तुरंत एक्टिव हो जाता है कि नहीं माइंड, कि हमको पीछे जाना है। शेर देखेंगे तो तुरंत हम लोग एक्टिव हो जाएंगे, रोआ देखिए खड़े हो जाते हैं। तो वो सब कौन करता है? अंत उद्दीपन, यानी अंदर जो हम लोगों की जो हलचल मची है वो तुरंत क्या कर लेता है? एक्टिव कर लेता है। वो हार्मोन्स तुरंत क्या करता है? एक्टिव कर लेता है। तो कौन कौन हार्मोन्स करता है कैसे पता चलेगा? एक एक कर पढ़ा जाएगा तब ना, विधिवत पढ़ा जाएगा, घबरा कर नहीं। घबराएंगे तो सब खत्म, बाय बाय टाटा, है ना। तो एक एक हार्मोन्स को विधिवत पढ़ा जाएगा कि ये हार्मोन्स, ये ग्रंथि है, इससे जो रिलेटेड हार्मोन्स है, और उसके अगर अधिक मात्रा में हो जाए तब, कम मात्रा में हो जाए तब उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे शरीर पर, सबके बारे में विधिवत देखा जाएगा। लेकिन कम, अंत तक रहेंगे तभी ना। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, जो शरीर के किसी भाग की अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होकर रुधिर के द्वारा पूर्ण शरीर, यानी पूर्ण मतलब पूरे शरीर में क्या हो जाते हैं? संचरित हो जाते हैं ब्लड के द्वारा। ऐसा तो नहीं ना कि भाई जो पीयूष ग्रंथियां है इसको उठाकर यहाँ पर कर देंगे जो पकड़ ले होके, नहीं ना।
ऐसा तो नहीं, हाइपोथैलेमस ग्रंथि उठा के तरह जो है कि काम कर दे। वो कौन करवाता है? ब्लड के द्वारा। क्योंकि हम लोग भोजन खाते हैं तो कहाँ जाता है? पेट में। वहां से जो प्रोटीन है, विटामिन है, सब कौन संचरित कर लेता है? ब्लड कर लेता है ना। उसी तरह ये जो है ब्लड के द्वारा सभी जो होती हैं हार्मोन्स क्या होती हैं, पूरे शरीर में संचरित होती है। अभी हम पढ़ा रहे हैं, मन करेगा कि सो जाएं तो सो जाएंगे, मन करेगा कि बैठें तो बैठेंगे, होगा ना। मन करेगा हंसने के लिए तो हंसेंगे, है ना। अब रावण मत बोलिएगा। जिसकी सूक्ष्म मात्रा ही शरीर की कोशिकाओं की कार्य की मतलब कार्य करने को क्या कर देता है? प्रभावित करता है। बस थोड़ी सी मात्रा, ज्यादा रिलीज नहीं होता है। हार्मोन्स जो होता है थोड़ा सा ही रिलीज होता है और कार्य करेगा, इसके बाद बस हो गया, हमारा काम खत्म। झगड़ा कराना, एक्टिव करवा देगा हार्मोन्स को, लाठीचार्ज हो गई, मारपीट हो गई, कपार फट गई, आइए माइए, ऐसे बैठे हैं चुपचाप, अब रोए रहे हैं, चलिए हॉस्पिटल में। ऐसा तो नहीं है ना कि ब्लड बहना शुरू, खून की नदियां बह गई, फिर भी हम लाठीचार्ज करते रहेंगे। वहीं पर हार्मोन्स कहेगा बस हम इसीलिए तो एक्टिव हुए थे, हम इसीलिए क्या हुए थे? एक्टिव हुए थे। तो ये परिस्थिति को देखकर, यानी अंत उद्दीपन को देखकर क्या होता है? प्रभावित करता है शरीर को। जैसे किसी की शादी में जाएंगे तो डांस करने का वो नेचुरल है, तो वहां पर वो हार्मोन्स रिलीज करेगा। और किसी के मैयत में जाएंगे तो वहां पर जाकर डांस करेंगे, हंसेंगे, नहीं होगा, ऐसा होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो अंत उद्दीपन, यानी जो अंदर उसकी उद्दीपन चल रही है, और जो अंत उद्दीपन यानी जो उसके अंदर जो हार्मोन्स रिलीज हो रही है, तो उसको पता है कि ये खुशी का है तो ये दुखी का है, गम का है ना, गम का है। हम दुनिया का गम देखा तो अपना गम भूल गया, सुने हैं ना। दुनिया में कितना गम है, फिर भी मेरा गम कम है। तो वही कहने का मतलब है कि ये अंत उद्दीपन या चाहे बाह्य उद्दीपन, यानी बाहर की परिस्थितियों को देखकर ही हार्मोन्स रिलीज करता है। हंसना भी हर जगह नुकसानदायक है। हर जगह हंसेंगे और हर जगह रोएंगे तो नुकसान होगा कि नहीं? अब किसी की शादी में जा रहे हैं तो वो रोएगा कब? पता है, जब उसको उसी तरह ये किसी की मैयत है तो उसमें जाकर हंस दीजिए तो वो भी तो नुकसान होगा। तो वही कह रहा है कि बाह्य और अंत दोनों उद्दीपनों को देखने के बाद ही ये क्या होता है? एक्टिव होता है, अपने आप एक्टिव नहीं होगा, है ना। तो वो कौन कौन से बताइए। जब इतना ये इसकी परिभाषा इतना इंटरेस्टिंग है तो जब हार्मोन्स पढ़ेंगे तो कितना मजा आएगा। एक एक हार्मोन्स नोच कर निकाला जाएगा ना जी, नोच कर निकाला जाएगा। देखिए, तो वही क्या करता है? थोड़ी सी ही मात्रा को क्या करता है? बहुत ही काम कर लेता है। जंतु हार्मोन हम पढ़ेंगे, जंतु हार्मोन, पादप हार्मोन्स अगले वीडियो में, लेकिन इसमें क्या पढ़ेंगे? सिर्फ जंतुओं के यानी मानव हार्मोन्स। जंतु हार्मोन प्राय प्रोटीन, अमीनो अम्ल और स्टेरॉइड्स या इनके क्या होते हैं? व्युत्पन्न होते हैं। इनके जगह पर क्या आ जाते हैं? हार्मोन्स आ जाते हैं एवं क्रिया के बाद नष्ट हो जाते हैं। ये तुरंत क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इनका अणुभार जो होता है कम होता है। इनसे प्रोटीन से, अमीनो अम्ल से क्या होते हैं? इनके अणुभार कम होते हैं और ये क्या होते हैं? क्रिया करने के बाद क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। जैसे हंसने का मन करेगा तो हंस लेंगे या फिर चुप हो जाएंगे, नहीं तो दिन भरी ऐसे दतवा दिखाते रहेंगे, कहेंगे क्या चिया रहता है ना। तो उसकी एक अलग अलग क्राइटेरिया होती है। अब देखिए, सर्वप्रथम जो हार्मोन्स की खोज हुई थी तो वो कौन सा हार्मोन था? सिक्रेटिन। सिक्रेटिन हार्मोन्स का क्या हुआ था? सर्वप्रथम खोज हुआ था 1903 में। और कौन खोजा था? बैलिस और स्टर्लिंग ने। बैलिस और स्टर्लिंग ने क्या किया था? सर्वप्रथम इसकी खोज किए थे। लेकिन अर्नेस्ट एच स्टर्लिंग ने सन 1905 में क्या नाम दे दिया? हार्मोन्स नाम दे दिया। नाम दिया था स्टर्लिंग ने। 1905 में खोजा गया था, 1903 में, है ना। जैसे एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसको बाबू सोना सब बोलते हैं, बाबू सोना, छोटुआ, मुनुआ सब बोलकर रख देते हैं। लेकिन जब उसको पढ़ाई के लिए जब 5 साल का हो जाता है तो स्कूल में दाखिला कराते हैं तो आधार कार्ड बन रहा है। इस समय हम लोग के समय में आधार कार्ड नहीं था, गए नाम लिखा दिए, हो गया, वही नाम हो गया।
बाद में मन करेगा नाम चेंज हो जाएगा। लेकिन अब जो आधार कार्ड बन गया अब वही नाम चलता रहेगा, वो बदलेगा नहीं, है ना। हम लोग के समय में ऐसा नहीं था। तब वो जो आधार कार्ड जो स्कूल पर जो है अब वो नाम उसका उसी नाम से जाना जाएगा। अब पूरे वर्ल्ड में अब क्या करेगा, वही आधार कार्ड पर जो नाम हो गया अब वो पूरे वर्ल्ड में जाना गया। यानी खोजा गया था 1903 में, लेकिन नाम रखा गया हारमोन्स कब 1905 में। कौन रख दिए थे, अर्नेस्ट एच। ये तो हो गए समझ आया हारमोन्स के बारे में, ये इसकी परिभाषाएं थी। ठीक, अब क्या पढ़ा जाए, वो ग्रंथि का नाम और उससे जो रिलीज हो रहे हैं हार्मोन्स उसके बारे में अब एक एक कर पढ़ा जाए। ठीक, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, हट जाए। देखिए बच्चा, हम लोग हार्मोन्स तो शुरू करेंगे, लेकिन कहाँ से, कहा जाता है अपर से लिमिट ना, अपर से लोअर, अपर लिमिट लोअर लिमिट, यानी ऊपरी सीमा से निचली सीमा तक। सीमा आई नहीं है, सीमा भी आई है, आ रही होगी। कि यानी सबसे पहले हम कहां से लेकर चलेंगे, अपर से। यानी सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस, नाम सुने हैं, ब्रेन में हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई जाती है। तो हम लोग सबसे ऊपर से ही क्या करेंगे, हार्मोन्स को लेकर चलेंगे और नीचे तक पहुंचेंगे। एक एक हार्मोन्स को क्या करेंगे और एक एक ग्रंथि को ऊपर से नीचे की तरफ, है ना। तो सबसे पहला देखिए, हम देखेंगे ग्रंथि का नाम और उस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स रिलीज हो रहा है ना, कौन सा हार्मोन्स किस ग्रंथि से रिलीज होता है। ग्रंथि कौन सी होगी, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से रिलीज होती है। तो देखिए पहला जो ग्रंथि कौन सा है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। और इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं, किससे, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से। तो कौन सा है, मोचक हार्मोन्स, और दूसरा जो है संदमन हार्मोन्स, है ना। तो पहले मोचक हार्मोन्स को देखा जाए कि मोचक हार्मोन्स क्या है। एक नाम है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है ना, इसका मुख्य कार्य। तो पीयूष ग्रंथि का अग्रपिंड से हार्मोन्स क्या होता है, स्राव को प्रेरित करता है। कहां से निकलता है, तो पीयूष ग्रंथि, ये जो है ना, कहते हैं ना कि शिव जी की तीसरी आंख। पीयूष ग्रंथि जो होता है मटर के दाने के बराबर होता है यहीं पर। अब पीयूष ग्रंथि को ही क्या बोला गया है, मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को यहीं पर पाया जाता है। ये जो अखिया है ना, अखिया के एकदम बीचों बीच एकदम पाया जाता है। यही क्या करता है, सभी हार्मोन्स को रिलीज करता है। मतलब हार्मोन्स को और सभी ग्रंथियों को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है ना। इसलिए तो इसको मास्टर ग्रंथि बोला गया है, ऐसे तो बोला नहीं गया है। तो इसी के कारण यानी ये क्या करता है कि पीयूष ग्रंथि का अग्रपिंड से हार्मोन स्राव को क्या कर देता है, प्रेरित करता है। तो कौन, इसका मुख्य कार्य है कौन सा, किसका, मोचक हार्मोन्स का, है ना। इसके बाद आता है, देखिए अगला हेडिंग क्या है, अल्पस्राव का प्रभाव। यानी जब इसमें से थोड़ा सा कम निकलेगा, एक होता है कि नॉर्मल निकलना चाहिए हार्मोन्स, अगर थोड़ा सा कम निकलेगा तो उसका प्रभाव क्या होगा, और ज्यादा निकलेगा तो उसका क्या प्रभाव होगा। एक तो नॉर्मल पढ़ा जाएगा, है ना। तो नॉर्मल में तो ये बता दिए कि क्या होते हैं, ये वाला नॉर्मल यानी उसका कार्य क्या है। लेकिन कुछ होता है कि सीमा से अधिक निकल जाए और सीमा से कम, तब क्या होगा, है ना। तो देखिए यानी अल्पस्रावण का प्रभाव। तो अल्पस्रावण के प्रभाव से क्या होगा कि पीयूष ग्रंथि को कम हार्मोन स्राव के लिए प्रेरण। यहां पर क्या होगा, पीयूष ग्रंथि को कम हार्मोन स्राव के लिए क्या करेगा, प्रेरित करेगा। यानी कहेगा कि अब तुमको हम ज्यादा देंगे नहीं, अगर हम खाना ज्यादा खाएंगे नहीं तो शरीर कमजोर होगी कि नहीं होगी, होगा ना। तो वही कहने का मतलब है कि पीयूष ग्रंथि को कम हार्मोन क्या करता है, स्राव करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। कब, जब ये कम होगा तब, यानी अब ज्यादा ये नहीं निकलेगा, जिससे अन्य हार्मोन का श्रावण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी अन्य जो हार्मोन्स निकलेंगे वो भी क्या होने लगेंगे, अब कम निकलना शुरू हो जाएंगे। एक के हार्मोन्स के कारण, किसके, मोचक हार्मोन्स। एक के हार्मोन्स के कम होने से सभी हार्मोन्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को ही क्या बोला गया है, मास्टर ग्रंथि। और जब इसका अधिक श्रावण होगा तब, यानी अधिक रिलीज करने लगेगा, सीमा से अधिक रिलीज होगा, तब क्या होगा। तो देखिए जब सीमा से अधिक यानी अति श्रावण का प्रभाव, पीयूष ग्रंथि को अधिक हार्मोन्स क्या होगा,
स्राव करने के लिए क्या करेगा, प्रेरित करने लगेगा। अब सभी हार्मोन्स क्या होंगे, निकलना शुरू हो जाएंगे कि नहीं, अधिक से अधिक निकलना शुरू हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। और जिस तरह से अन्य हार्मोन्स का स्राव भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। किसके, मोचक हार्मोन्स के कारण। सबसे कहाँ पाया गया है, पीयूष ग्रंथि। कौन करता है, हाइपोथैलेमस, है ना। अब दूसरा जो आता है कौन सा, संदमन हार्मोन। संदमन हार्मोन्स, ये इसका भी कार्य क्या है, पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से हार्मोन्स को क्या करता है, स्राव को रोकता है। अग्रपिंड से ये स्राव जब जो अधिक होने लगेंगे तो इसको क्या करेगा, रोकेगा। रोकना जरूरी है ना, न तो निकलता जाएगा ना पीयूष ग्रंथि से सभी हार्मोन, तो समस्याएं तो हो जाएंगी। तो वो क्या करता है, पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से हार्मोन स्राव को क्या कर देता है, रोकना, इसका कार्य है। और अल्प श्रावण के क्या होगा, हार्मोन स्राव पर नियंत्रण कम करेगा। जब हार्मोन ज्यादा निकलेंगे, अगर ये इसका मात्रा कम हो गया तो क्या होगा, अन्य हार्मोन्स पर इसका कंट्रोल कम हो जाएगा। और अधिक हो जाएगा तो अधिक नियंत्रण से सभी ग्रंथियों के स्राव के व्यवहार में क्या हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएंगे। लगेंगे गुस्सा करने, लगेंगे गुस्सा करने, पगला चौक पर लगेंगे घूमने। एक चौक होता है, एक पगला चौक होता है। तो ये अधिक स्राव हो जाएगा ना, तो वहां पर पगला चौक पर लगेंगे घूमने पागलों की तरह, है ना। तो देखिए बच्चा, एक क्या आया, अल्प श्रावण का प्रभाव, और दूसरा अति का मतलब ज्यादा और अल्प का मतलब कम। जब कम होगा तो क्या होगा, और ज्यादा होगा तो क्या होगा। और ग्रंथि का नाम, यानी दो हार्मोन्स हम बता दिए, कौन सा हार्मोन्स, मोचक हार्मोन्स और दूसरा संदमन हार्मोन्स, है ना, समझ रहे हैं। तो बच्चा, किसी को दिक्कत है इसमें, मोचक हार्मोन्स का कहाँ से निकलता है, तो पीयूष ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि लेकर आता है, तो हाइपोथैलेमस। अधिक क्या करता है, अधिक स्राव होगा तब, कम स्राव होगा तब। उसी तरह संदमन के लिए भी है, अधिक स्राव होगा और कम स्राव के लिए। समझ में आया, है ना। बच्चा देखिए, अगली जो ग्रंथि है कौन सी है, पिट्यूटरी या पीयूष एंडोनो हाइपोफाइसिस, फाइसिस, है ना। पिट्यूटरी या पीयूष एंडोनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस। देखिए, इसके जो हार्मोन्स का जो नाम होता है, यानी ये ग्रंथि है पिट्यूटरी जो है ग्रंथि है, उससे जो हार्मोन्स निकलता है, आपके जीवन का सबसे बड़ा उसको हार्मोन्स माना जा सकता है। कौन सा हार्मोन्स, एसटीएच क्या है, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। एसटीएच का फुल फॉर्म पूछ सकता है, एसटीएच का फुल फॉर्म क्या लिखे हैं, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स, है ना। या इसको कहा जाता है वृद्धि हार्मोन्स। वृद्धि हार्मोन्स क्या होता है ना, कि अगर ये सही ढंग से काम नहीं करेगा तो क्या हो जाते हैं, इसमें आदमी का या तो शरीर बौना हो जाएगा, या ज्यादा रिलीज हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, भीम की तरह एकदम 8 फुट का हो जाएगा। 8 फुट का दम चलेगा तो पूरा एकदम ऐसे जैसे लगेगा कि, है ना। अगर ज्यादा नहीं होगा तो क्या हो जाएंगे, सब बौना हो जाएंगे, छोटी छोटी, है ना। तो देखिए कि ये तो हार्मोन्स हो गए, या इसको कहा जाता है क्या, वृद्धि हार्मोन्स। याद कर लीजिएगा, एसटीएच का अन्य नाम क्या होता है, तो वृद्धि हार्मोन्स। इसके फुल फॉर्म कुछ भी पूछ सकता है, बहुविकल्पी में वृद्धि हार्मोन्स होता है, 4 को हार्मोन्स देगा, तो एसटीएच हार्मोन्स को याद किए रहिएगा। ये फुल फॉर्म दे देगा या तो इंग्लिश में। हाँ, अब देखिए इसके क्या होते हैं, इस हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या है, शरीर के आकार का क्या करता है, नियंत्रण करता है। यानी शरीर का जो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब क्या करता है, नियंत्रण करता है। कौन, एसटीएच हार्मोन्स। क्योंकि इसी का नाम क्या है, वृद्धि हार्मोन्स, नाम भी तो है वृद्धि हार्मोन्स। तो क्या है, शरीर के आकार का या वृद्धि, यानी वृद्धि मतलब बढ़ना। अगर ये ज्यादा रिलीज होगा तो लंबे हो जाते हैं, और कम रिलीज होगा तो बौने हो जाते हैं, यही है ना। तो डॉक्टर जानते हैं, डॉक्टर के पास इस समय जो छोटे छोटे हो रहे हैं, जनरेशन यही चल रहा है। क्यों पता है, ये जो हम लोग खाद वाला खाना खा रहे हैं,
जितना हम लोग आज भोजन कर रहे हैं किसका कर रहे हैं? यूरिया का। यूरिया ही ना खा रहे हैं। और वह यूरिया जो है ना, अगर उसका ना लगभग 2 या 3 ग्राम जो यूरिया है वो लगभग 30 से 35 केचुओं को मार देता है। बस 2 दाना और 30 केचुआ खत्म। कहा जाता था केचुआ को किसान का मित्र होता है, क्योंकि वो भूमि को क्या करता है, एकदम मिट्टी को गहराई तक खन देता था। बारिश होती थी तो अंदर तक जाता था मिट्टी। लेकिन आज केचुआ सब मर गए, तो हम लोग यूरिया खा रहे हैं, जिसकी वजह से आज का जनरेशन कैसा हो जा रहा है, बौनापन आ गया है। ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है तो 6 फीट, पहले के देखिए 7 फीट 8 फीट 9 फीट के। लेकिन आज अगर 6 फीट का हो गया तो समझिए वो सबसे लंबा हो गया। लड़कियां अगर 6 फीट की हो गई तो उनके लिए लड़का ढूंढना मुश्किल। कहाँ से ढूंढेंगे? 6 फीट की वो खुद है, तो लड़का को भी तो खुद ढूंढना पड़ेगा 6.5 फीट का। न तो वो 6 फीट की है या ले आ देंगे 5.5 फीट का। 5.5 फीट का ले आ देंगे तो उसको कुछ पूछना होगा तो कहेगा मैडम जी अब बताइए वो खुद है कि नहीं। तो जो है कौन करता है ये? तो डॉक्टर के पास अगर जाएंगे ना, इस समय दवाएं चल रहा है कि लंबाई बढ़ाने की जो है दवा, हाइट बढ़ाने वाली दवाएं आ रही हैं, तो डॉक्टर किसका दवा देगा? आपके शरीर को बढ़ाने का थोड़ी देता है, वो किसका देगा? एसटीएच का ही दवा दे देगा। एसटीएच हार्मोन्स का दे देगा कि इसकी वृद्धि बढ़ेगी तो उसकी लंबाई ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी कि नहीं। समझ रहे हैं ना? तो डॉक्टर क्या करता है, कहते हैं कि लंबाई बढ़ाने वाली दवाई दे दीजिए। तो लंबाई बढ़ाने वाली तो दवा तो देगा कब? अब हम जाएंगे तो हमको थोड़ी ना मिलेगा, कोनो काम नहीं होगा। हमको जितना विकास करना था कर लिए, अब इससे ज़्यादा होगा नहीं। तो एक उम्र में होती है, जब लंबाई बढ़ने की उम्र होती है तो उस समय जाया जाता है, तो इसी का वो दवा दे देता है एसटीएच का। और वो देगा तो जब दवा खाता है तो ब्लड में तो जाएगा ही, ब्लड के द्वारा एसटीएच हार्मोन्स का क्या करेगा, जितना स्राव करेगा अधिक करेगा, उसका शरीर बढ़ता जाएगा। कभी कभी उसका साइड इफेक्ट हो जाता है, पता चलेगा हथवा बढ़ गया, हथवा बढ़ गया, अच्छा हई कुल्हवा हेतर हो जाएगा, पुष्पाराज बन जाएगा। है ना? किसी का पैरवा बढ़ जाता है, गोड़ावा, तो शरीरिया ना। तो देखिए जब इसका अल्प स्राव होगा तो क्या होगा, बचपन में वृद्धि का रुकना, बचपन में ही इसकी वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, बौना हो जाएगा। और उसी रोग को क्या कहते हैं, साइमंड रोग। उसी रोग को क्या कह देते हैं, साइमंड रोग। जो बौना होंगे, है ना, बंटा बोलते हैं। इसी तरह अगर इसका अधिक स्राव होगा तब क्या होगा बच्चा, तो अधिक स्राव में बचपन में अनुपातिक भीमकाय, बचपन में वो कैसा हो जाएगा, 6 फीट का हो जाएगा। कौन होता है ना कि क्लास 8 में पढ़ते हैं, देखिए सबसे लंबे हो जाते हैं ऐसे एकदम, जैसे लगेगा कि हैं। और कौन होते हैं कि बीएससी मैंने ग्रेजुएट कर ली है और पता चलेगा कि अभी वो 10 में पढ़ रहा है। ऐसे भी लोग हैं। हमारी हाइट 8वीं क्लास में बढ़ गई थी, 8वीं में हम इतने बड़े हो गए थे, इसके बाद बढ़े ही नहीं। कहें कि चलिए इतना बहुत है। तो देखिए कैसा हो जाता है, अनुपातिक भीमकाय या का शरीर होना, और उसे क्या बोलते हैं, काइफोसिस। काइफोसिस समझ रहे हैं ना? यानी एसटीएच हार्मोन्स को आप लोग याद कर लीजिएगा, वृद्धि हार्मोन्स कहते हैं, है ना? और यही हार्मोन्स क्या होता है, हमारे शरीर के विकास के लिए कार्य करता है। समझे विकास कुमार? इसीलिए बोले थे कि आप विकास करिए, रोकिए। हम रोकने के लिए बोले थे, क्योंकि क्या करेंगे 8 फीट का होकर, क्या करेंगे 8 फीट होकर, कोई काम नहीं होगा जीवन में। कहेंगे हम अकेले रहे हैं, समझ गए ना? तो अगला देखा जाए ना हार्मोन्स, इसी के अंतर्गत देखिए पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स के अंतर्गत और भी हार्मोन्स हैं, उसको देखा जाए। ये समझ में आ गया ना? अगला जो है ना, देखिए इसी ग्रंथि से एक और निकलता है जिसका नाम क्या है, हार्मोन्स का, थायरोट्रॉपिक हार्मोन्स। वो एसटीएच था, ये टीएसएच यानी थायरोट्रॉपिक है। क्या है? एसटीएच था तो इसमें टीएसएच, ठीक है, टीएसएच सही है बच्चा।
ठीक, थायरोट्रॉपिक हार्मोन्स यही है। ये क्या होता है कि इस हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या है? थायराइड ग्रंथि का, थायराइड ग्रंथि जानते हैं कहाँ होता है? गले के पास, यहीं पर है ना। इसको अवटु ग्रंथि भी बोलते हैं, अवटु। थायराइड ग्रंथि को अवटु ग्रंथि भी बोलते हैं। और इसका कार्य क्या जानते हैं? बीपी को कंट्रोल करना। बीपी कंट्रोल करता है, यही करता हाँ। बीपी, ब्लड प्रेशर को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। और इससे जो हार्मोन्स निकलती है, कौन सा हार्मोन्स कहता है? थायरॉक्सिन। ये थायरोट्रॉपिक हार्मोन्स या थायरॉक्सिन हार्मोन्स यही होता है। इसको थायरॉक्सिन हार्मोन्स भी बोलते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन्स हो रहे हैं। जो क्या करता है? बीपी को कंट्रोल करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या हो जाते हैं? थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है। थायरॉक्सिन की कमी यानी क्या होगा? घेंघा रोग हो जाता है। घेंघा, रोग कैसा होता है? ये जो गला निकल जाता है, इससे रहता है ना। थायराइड ग्रंथि जब होता है ना, तो ये गला में ना ये क्या हो जाते हैं, जो एक नॉर्मल आकार है ना, तो किसी का यहाँ पर निकल जाता है, या किसी का ऐसे हो जाता है, ऐसे खत्म हो जाएगा। जनरली आप लोग देखिएगा, बहुत लोग मिलेंगे थायराइड के, तो ये ऐसे निकल जाता है ना। वो तो हड्डियों का है ना, हाथ पैर का थोड़ी हम यहाँ पकड़ रहे हैं। गले में घेंघा रोग हो जाता है। तो इसीलिए अपने खाने में क्या बोला गया है? आयोडीन की मात्रा लेती रहनी चाहिए, है ना। आयोडीन किसमें मिलेगा? नमक में, है ना। टाटा नमक देश का नमक, यही ना है। प्रचार तो यही आता है, टाटा नमक देश का नमक, सबसे हल्का नमक। उसमें क्यों? क्योंकि उसमें आयोडीन की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा होती है। नमक तो सब होते हैं, लेकिन उसमें आयोडीन की मात्रा देखी जाती है कि किसमें ज्यादा है। तो देखिए, यानी ये क्या, इसका कार्य क्या है? बीपी को कंट्रोल करना है। इसकी कमी की वजह से क्या हो जाते हैं? घेंघा रोग हो जाता है। घोघा नहीं, घेंघा बोले हैं, एकदम सब लोग हैं। और अधिक श्रावण का प्रभाव क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन की अधिकता हो जाएगी। एक कम होगा तब, और अधिक होगा तब, दो वही प्रॉब्लम ज्यादा होने लगती है। बीपी बढ़ जाती है। आयोडीन की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो शरीर में क्या हो जाते हैं? आदमी बातों बातों पर लगता है गुस्सा करने। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, जिसको थोड़ा सा बोलेंगे तो देखिए हाइपर हो जाते हैं। और आप लोगों में भी क्यों ऐसा है, जो बोलेगा तो हम हाइपर हो जाएंगे, होता है। तो देखिए, यानी ये कौन सा था? थायरोट्रॉपिक हार्मोन्स। अगला हार्मोन्स देखा जाए ना। ए बच्चा, यही ग्रंथि से अगला जो हार्मोन्स है उसका नाम है गोनोडोट्रॉपिक हार्मोन्स। गोनोडोट्रॉपिक हार्मोन्स, है ना। गोनोडोट्रॉपिक हार्मोन्स जो होता है ना, तो ये जो होता है गौण लैंगिक लक्षण होते हैं। गौण लैंगिक लक्षण, एक होता है प्राथमिक होता है, और एक होता है गौण, यानी जब बड़े हो जाते हैं तब उसके लैंगिक लक्षणों को दर्शाता है। इसमें देखिए, गोनोड्स को उत्तेजित कर लैंगिक क्रियाशीलता को क्या कर लेता है? नियंत्रित करता है। यानी जो गौण लैंगिक लक्षण है ना, उसको ये नियंत्रित करता है। गौण लैंगिक लक्षण जो होते हैं कि बड़े होने के बाद जैसे लड़कों में दाढ़ी मूंछ आ जाती है ना, तो ये जो होते हैं उसके क्या कहलाते हैं? गौण लैंगिक लक्षण। इसका अल्प स्राव के प्रभाव क्या हो जाता है? अंडाशय का आकार कैसा हो जाता है? छेड़ हो जाता है। जो अंडाशय होते हैं, ओवम का आकार कैसा हो जाता है? छेड़ हो जाता है, यानी कम हो जाते हैं। और अतिश्रावण से क्या हो जाता है? लैंगिक परिपक्वता समय से पहले क्या आ जाती है? आ जाती है। लैंगिक परिपक्वता समझ रहे हैं ना। लैंगिक परिपक्वता यानी समय से पहले क्या हो जाते हैं? उसमें मैच्योरिटी आ जाती है। हो गया। और इसी तरह अगला जो आता है फॉनिकल प्रेरक हार्मोन, यानी फॉनिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन्स। एस का मतलब होता है स्टिमुलेटेड, हाँ, हार्मोन्स। इस हार्मोन्स का क्या कार्य है? शुक्र कीट निर्माण की क्रिया पर क्या कर देता है? शुक्र कीट
यानी शुक्राणु जिसको कहा जाता है, यानी शुक्र कीट निर्माण की क्रिया पर क्या कर देता है, पूरी तरह से ये प्रभाव डालता है। और इसका अल्पस्राव का क्या प्रभाव होता है, पुरुष में शुक्र जनन नलिका, शुक्र जनन यानी शुक्र जनन नलिका यानी जहां से शुक्राणु निकलते हैं वो नलिका या शुक्राणु, एवं स्त्रियों में ग्राफियन पुटिका का कम निर्माण और क्या हो जाते हैं, अंड जनन, जहां से जो ओवम होते हैं जो निकलती हैं, यानी जो फैलोपियन ट्यूब है ना वहां से, तो उसी को कहा जाता है ग्राफियन पुटिका का निर्माण कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। कब, जब इसका स्राव क्या होता है, कम होता है। यानी किसका, FSH का इंपॉर्टेंट है, FSH इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछता है ग्राफियन पुटिका का निर्माण होता है किससे होता है, तो FSH से, या शुक्र जनन नलिका का निर्माण होता है तो किससे होता है, FSH से। अगर इसका सही ढंग से होगा तो सही चलेंगे, अगर कम होगा तो कम चलेंगे। और अधिक श्रावण से क्या हो जाएंगे, अधिक शुक्र जनन तथा अंड जनन। अगर अधिक हो गए तो क्या हो जाएंगे, शुक्र जनन अधिक हो जाएंगे या फिर अंड जनन, है ना। यानी दोनों हार्मोन्स देखिए, गोनोड्स जो होता है गौड़ लैंगिक लक्षण है, गौड़ लैंगिक लक्षण जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहा जाता है। प्राथमिक जो होता है तो जब बच्चे जन्म लेते हैं तो जो नर्स नहीं होती हैं हॉस्पिटल में ना होते हैं इस समय, तो अच्छा जो दाई होती हैं चाहे नर्स होती हैं तो आती हैं तो बताती है कि लड़का है कि लड़की है, तो वो तो हम लोगों का प्राथमिक हो गया कि प्राथमिक लैंगिक लक्षण। दूसरा जो होता है कि जैसे बड़े हो गए तो देख कर बता देता है कोई कि ये लड़की है कि लड़का है ना। जैसे बड़े होने के बाद लड़कों में पता चलता है क्या, दाढ़ी मूछ आ गए, इस समय तो चल ही रहा है एकदम, तो उसको देखकर बता दिया जाता है कि ये लड़का है। और लड़कियों का बाल बड़ा बड़ा, नाक छेदाई रहेंगी, कान छेदाई रहेंगी, तो दिख जाएगा कि ये लड़की है ना। तो वो उसका क्या कहलाता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण या फिर गौड़ लैंगिक लक्षण। तो उसका कौन करता है, गोनोडोट्रोपिक हार्मोन्स, और इसके लिए फॉनिकल प्रेरक हार्मोन्स यानी फॉनिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन्स जो होता है किसके लिए होते हैं, तो शुक्र जनन और अंड जनन, समझ गए ना। इसका क्या करता है, ये नियंत्रण करता है किसका, शुक्र जनन और अंड जनन का, समझ गए ना। अब अगला देखा जाए ना, देखिए इसी ग्रंथि का जो अगला जो हार्मोन है वो क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से। बच्चा पढ़ाई करो, जब माई को भेजले मैंने पढ़े, हाँ पढ़ना ना, सर जो दोनों का LH काहे घबरा रही हैं, कहते हैं ना आराम से चलेंगी 100 साल जिएंगी, और नहीं तो दौड़ कर चलेंगी तो 20 साल, पता है ना। अजगर का देखिए चुपचाप सोया है तो 100 साल जी जाता है, हजारों साल जीता है, और घोड़ा डोलता है तो 20 साल। तो आराम से मत घबराइए। देखिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को इंपॉर्टेंट कर लीजिए बच्चा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इससे रिलेटेड भी आते हैं क्वेश्चन, जिसका मुख्य कार्य क्या है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का क्या करता है, श्रावण करता है और श्रावित करके उसको क्या करता है, उत्तेजित करता है। इसको लैंगिक हार्मोन्स भी कहते हैं। लैंगिक हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है और टेस्टोस्टेरॉन। ये दोनों जो है ना किसमें पाए जाते हैं, तो एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन फीमेल में पाए जाते हैं। फीमेल, एक होते हैं मेल और एक होता है फीमेल ना। मेल जो है फीमेल के बिना अधूरा है, यही ना होता है। तो फीमेल में कौन कौन से पाए जाएंगे, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये पाए जाते हैं। इनके आने के बाद उनमें गौण लैंगिक लक्षण आने लगते हैं। किसमें, महिलाओं में। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो उनमें द्वितीयक लैंगिक हार्मोन्स होते हैं, लैंगिक हार्मोन्स होते हैं, इसी को बोला जाता है। इसको लैंगिक हार्मोन्स, गौण लैंगिक हार्मोन्स यही है। इसके आने के बाद जो फीमेल में होते हैं ना, परिवर्तन होने लगते हैं। इनमें आने के बाद ये क्या होने लगते हैं, परिवर्तन होने लगते हैं। वसा का जमा होने लगता है, स्तन का विकास होने लगता है ना। तो ये सब चीजें आने के बाद क्या हो जाते हैं फीमेल में। और टेस्टोस्टेरॉन में क्या होते हैं, ये किसमें पाए जाते हैं, तो मेल में।
टेस्टोस्टेरॉन, इनके यानी ये किसमें पाए जाएंगे? सिर्फ मेल में सिर्फ एक होते हैं, जबकि फीमेल में दो हार्मोन से, एक है एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। दोनों के क्या हैं? लैंगिक लक्षण है, गौण लैंगिक हार्मोन्स इनको बोला जाता है। इनके आने के बाद क्या हो जाते हैं? आवाजें भारी हो जाती हैं, ये जो है ना ये निकलने लगते हैं, गले के पास है जिसको घाटी बोलते हैं। आवाज कैसा हो जाता है? कड़वा, भारी हो जाता है, कड़वा होता है। वही देखो, हाँ, आवाज जो होता है भारी हो जाती है, कड़वा थोड़ी होता है। तो देखिए, तो और इनमें क्या हो जाते हैं? दाढ़ी मूछ आने लगती हैं। तो ये और इनका अल्पस्राव का क्या प्रभाव हो जाता है कि जननों का परिपक्वन क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। यानी जो गौण लैंगिक लक्षण है ना, लैंगिक विकास कम होने लगता है। समय एक होता है ना कि अगर समय से आ गया तो समय पर परिपक्व मैच्योरिटी आ जाती है, यानी परिपक्वता आ जाती है। लेकिन कम होगा तो कम आएगी, और अधिक हो गया तो समय से पहले ही क्या आ जाएगी? मैच्योरिटी आ जाएगी। कुछ लोगों का देखेंगे कि क्लास 7 और 8 में पढ़ते हैं तो दाढ़ी मूछ आ गया, आवाज फट गई। अब कौन 12th में पढ़ रहा है फिर भी उसका आवाज अब दाढ़ी मूछ आया नहीं, वो जबरदस्ती ऐसे छीलता है कि कहीं से दाढ़ी मूछ आ जाए। 12 वाले अगर उनका नहीं आया रहेगा तो जबरदस्ती ऐसे छीलते हैं, और जो 6, 7, 8 वाले में आ जाते हैं वो बेचारा दिन भर लेके उसको साफ करेगा, नहीं करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो एक और समस्या आ जाएगी। और भी तो हैं उसके साथ वाले, तो कहेगा कि हम बड़े हो गए, हम बड़े हो गए हैं, अब बेचारा चुपचाप। तो इसीलिए तो वही होते हैं कि अगर इसका अधिक अतिश्रावण से क्या होगा? जल्द ही जननों का क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा। अगर कम होगा तो उसमें क्या होगी? कम होगी। समझ रहे हैं ना? जननों का विकास कम होगा। जब ये कम होगा तो कौन? LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, LH हार्मोन्स जिसको बोलते हैं, दोनों का ये जो है। ये बच्चा बार बार बोल रहे हैं माई बाबू भेजले मैंने पढ़े के। हाँ तो बोलिए। जननों मतलब जनन विकास, जनन का विकास, समझ रहे हैं ना? तो वही जननों तो बोलिए, लेकिन आपस में मत बोलिए। इसके बाद आता है लैक्टोजेनिक हार्मोन, जिसको इसको भी बोलते हैं LH। एक होता है ल्यूटिनाइजिंग और एक होता है लैक्टोजेनिक। दोनों का एक ही तरह से ना है। क्यों? क्योंकि ये लैक्टोनाइजिंग है और ये क्या है? लैक्टोजेनिक। तो LH इसको भी बोलते हैं, LH उसको भी बोलते हैं। इसका क्या होता है? हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या है? गर्भित मादाओं के दूध का क्या होता है? निर्माण होता है। यानी जो गर्भ जो होते हैं, गर्भकाल जानते हैं ना, तो गर्भित माताओं में क्या हो जाते हैं? दूध का निर्माण तथा उसके श्रावण को क्या करता है? प्रेरित करता है। यानी जो फीमेल होती हैं तो प्रसव के समय इनमें क्या हो जाते हैं? दूध का निर्माण होने लगता है। याद कर लीजिएगा, कौन करता है? पीयूष ग्रंथि का लैक्टोजेनिक हार्मोन्स। सब लोग कहता है कि दूध का भी विकास तो कौन करता है? तो LH लैक्टोजेनिक हार्मोन से ही करता है। ये कैसे बढ़ते हैं, कैसे घटते हैं, सब क्या होता है ना। तो इसका देखिए, अल्पस्राव होगा तो दूध का निर्माण नहीं होता है, और अधिक होगा तो क्या हो जाएगा? स्तनों का बड़ा हो जाना और असमय में दूध बनने लगता है। दूध बनने लगता है यानी उनमें जो होती है ना, जैसे किसी का प्रसव हो जाता है, यानी प्रसव का मतलब समझ रहे हैं ना? बच्चे पैदा करना। प्रसव का मतलब वही होता है, डिलीवरी। तो वो जब हो जाते हैं ना प्रसव के बाद, प्रसव के समय, तो उसमें क्या होते हैं? दूध का निर्माण धीरे धीरे होने लगता है, यानी LH हार्मोन सब उनमें आने लगते हैं। लेकिन प्रसव के बाद जो बच्चे हो जाते हैं तो कुछ महिलाओं में क्या होता है ना कि दूध उतने मात्रा में नहीं बन पाते हैं। यानी जब ज्यादा मात्रा में बनेगा नहीं तो बच्चा तो भूखा रहेगा, तो उसको ऊपर वाला दूध दिया जाता है जो डब्बे का आता है, चाहे गाय का चाहे भैंस का दूध दिया जाता है, बकरी का। तो कुछ में क्या होती है, अगर इसकी मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है तो बच्चा दूध पी लेता है ना, फिर भी उसमें क्या होती है? दूध बनते रहते हैं। दोनों होते हैं। अगर अधिस्राव हो गया तो उनमें क्या हो जाते हैं? दूध हमेशा बनता रहेगा, और अगर ये कम रहेंगे तो उनमें क्या होंगे? दूध उत्पन्न नहीं हो पाता है। तो दोनों ही समस्याएं होती हैं।
अगर ज़्यादा दूध होने लगता है तब भी दिक्कत है, नहीं होगा तब भी दिक्कत है। तो इसीलिए इसको क्या किया जाता है, एक नॉर्मल में रहता है तो काम चलता रहता है, क्योंकि जब बच्चा भूखा रहेगा तभी तो दूध पिएगा, और जब भूखा नहीं है तो दूध बनेगा तो दूध जाएगा कहाँ, तो वो भी एक समस्या है। तो ये दोनों क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन, एक ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो LH है, इसको गौड़ लैंगिक लक्षण भी कहते हैं। इसमें जो हार्मोन्स निकलते हैं कौन कौन से, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, जो मेल और फीमेल के लैंगिक हार्मोन्स इसको बोला जाता है। अगर आप लोगों से कोई पूछेगा कि लैंगिक हार्मोन्स बताइए, तो लैंगिक हार्मोन्स किसका बताइए, तो बताइए मेल का कि फीमेल का। तो मेल में कहीं होता है टेस्टोस्टेरोन, अच्छा कि फीमेल में क्या होते हैं, एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल को क्या करता है, कंट्रोल करता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन जो होता है स्तन के विकास को। दोनों का अलग अलग कार्य है। और इनमें जो होते हैं जननों का परिपक्वन, जब ये कम होगा तो मैच्योरिटी कम होती है, और ज्यादा होगा तो मैच्योरिटी समय से पहले ही शुरू हो जाती है। और ये तो पता ही है, पता है ना, समझ में आया ये, इसमें कोई दिक्कत। देखिए अगली जो ग्रंथि का नाम क्या है, न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है अगली ग्रंथि। इससे पहले तो वो हो गया ना, तो अगली ग्रंथि का नाम हो गया न्यूरोहाइपोफाइसिस। इससे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इससे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं दो होते हैं। पहला जो है हार्मोन्स का नाम क्या है, वाइसोप्रेसिन या एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स, अर्थात ADH। ADH क्या नाम है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स। इसका फुल फॉर्म पूछता है, ADH का फुल फॉर्म पूछता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। जिसका अन्य नाम क्या है, वैसोप्रेसिन। इसका मुख्य कार्य क्या है, देखिए किसका, वैसोप्रेसिन का। वैसोप्रेसिन का जो मुख्य कार्य है, रुधिर में जल की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रण करता है। किसका, प्रेसिन, वैसोप्रेसिन। लिखा तो है ना, सही लिखा। अरे बोलने या लिखने में अंतर न है। लिखा आप बोलने के लिए तो कुछ भी बोल देती हैं, लेकिन अगर एग्जाम में जो सही लिख कर आएंगे वही ना। एग्जाम में पेपर में कहते हैं हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वही सबसे ज्यादा कर आया रहता है। वो भ्रमित करता है अपने दोस्तों को, और ये हमारा पेपर भी अच्छा लिखे जा। अब पता चला वही देखे होंगे 3 इडियट में, रेंचो का कमाल, पढ़ता नहीं था फिर भी टॉप कर गया ना जी, किया था ना। उसी तरह देखिए, तो हार्मोन के मुख्य कार्य में जो है, रुधिर में जल की मात्रा का क्या कर लेता है, नियंत्रण कर लेता है। लेकिन अगर इसकी मात्रा अगर कम हो जाए और ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, तो कब अल्प श्रावण का प्रभाव, यानी जब ये कम मात्रा में श्रावित होंगे, यानी कम मात्रा में क्या होंगे, रिलीज होंगे। इस ग्रंथि से कम मात्रा में अगर वो रिलीज होंगे तो उसका असर क्या हो जाएगा, मूत्र पतला तथा रुधिर क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। रुधिर यानी ब्लड क्या हो जाएंगे, गाढ़ा हो जाएगा। और गाढ़ा हो जाएगा तो आदमी मर सकता है, क्योंकि ब्लड का फ्लो होना चाहिए ना। ब्लड का फ्लो नहीं करेगा तो हार्ट में क्या हो जाएंगे, जाम हो जाएगा, पंपिंग सही से कर नहीं पाएगा। तो वही भगवान एक छोटा सा क्या दे देते हैं, हार्ट अटैक। कहते हैं कि चल जाओ, लेकिन छोटा सा देंगे तो काम चलेगा नहीं। बड़ा वाला देंगे तो बड़ा वाला देंगे तो चला जाएगा ना, तो ऐसे बच जाएगा, है ना। तो वही मूत्र की मात्रा क्या हो जाती है, इसमें बढ़ जाती है। जब रुधिर गाढ़ा हो जाएगा तो मूत्र की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब ये ज्यादा रिलीज होगा तब, यानी अति श्रावण का प्रभाव क्या होगा, अब इसमें मूत्र गाढ़ा हो जाएगा और रुधिर क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। दोनों में अंतर है कि अगर कम होगा तो मूत्र क्या हो जाएंगे, पतला हो जाएंगे और रुधिर गाढ़ा, और ज्यादा हो जाएगा तो मूत्र गाढ़ा हो जाएगा और रुधिर पतला हो जाएगा। यानी दोनों कंडीशन में क्या है, नुकसान है कि नहीं, दोनों ही कंडीशन में नुकसान है। अगर ज्यादा रिलीज हो गया तब, और कम रिलीज हो गया। हर हार्मोन्स का एक नियमित मात्रा में ही रिलीज होना चाहिए, है ना। कहा जाता है हर सिक्के का दो पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। बार बार हेड आएगा तो नुकसान तो होगा ना। 16 पिक्चर में अमिताभ बच्चन का देखे होंगे, बार बार उसका हेडे आता है, टेल कभी आया नहीं,
उसी तरह तो ये यानी एक में अगर कम हो गया तो क्या हो जाएंगे, मूत्र पतला और रुधिर गाढ़ा, और ज्यादा हो गया तो मूत्र गाढ़ा और रुधिर क्या हो जाएंगे, पतला। दोनों कंडीशन में नुकसान है। इसके बाद जो आता है ना, सबसे जो इस समय जनरेशन के लिए, ये जनरेशन है ना, खासकर महिलाओं के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट जो हार्मोन्स है वो है पीटोसिन या ऑक्सीटोसिन। यह जनरेशन सबसे ज्यादा क्या है, नुकसान कर रहा है। यही हार्मोन्स को महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा क्षति हो जा रही है। चाहे गाय भैंस के लिए भी अपने फायदे के लिए आज मानव इतना आगे बढ़ गया है ना, इतना आगे कि शरीर पर क्या उसका असर पड़ रहा है उससे नहीं मतलब है। बहुत लालची हो गया है। भगवान ने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी मानव। भगवान ने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी मानव, सबसे समझदार। लेकिन आज सबसे ज्यादा मूर्ख बना हुआ है तो मानव ही बना है। बस अपने स्वार्थ के आगे किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा उससे नहीं मतलब है। तो देखिए यह हार्मोन्स ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, गर्भाशय की अनैच्छिक मांसपेशियों के संकुचन का क्या करता है, नियंत्रण करता है। ऑक्सीटोसिन, जैसे कोई माँ बनने वाली है ना, तो ये जो हार्मोन्स उस समय रिलीज होता है तो गर्भाशय की भित्ति थोड़ी सी लचीली होनी चाहिए ना। अनैच्छिक मांसपेशियां हैं तो वो क्या करेगा, उसके संकुचन को यानी कभी ढीला करेगा तो कभी क्या करेगा, टाइट हो जाएगा। तो इस समय जो माँ बनने वाली हैं चली जाती हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर दवा देने लगता है। डॉक्टर तो दवा ही न देगा, पता चल गया कि वो माँ बनने वाली हैं, तब इसके बाद उन लोगों का शुरू हो जाता है। इस तरह पता नहीं चलेगा 3 महीने तक अगर पता न चले ना उनको कि वो माँ बनने वाली है, वैसे चल जाता है, ऐसा नहीं है। 3 महीने तक या 1 महीने के बाद जिस दिन अगर वो उनको पता चल गया कि वो माँ बनने वाली है, इसके बाद देखिए नखड़े हो जाती हैं। अब दवा के लिए जाते हैं, वो डॉक्टर लगातार 9 महीने तक वो क्या करता है, दवा चलाता रहेगा। तो उसके बीच में तो कई परिवर्तन होते रहते हैं। गर्भाशय की जो भित्ति है वो संकुचनशील होती है, यानी उसमें क्या होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। किसके कारण, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के कारण। लेकिन डॉक्टर लोग होते हैं ना कि इसकी दवा दे देंगे, थोड़ा सा कम होगा तो संकुचन क्या होगा, कम होने लगे आखिरी मंथ में, तो वही क्या हो जाते हैं, डिलीवरी जब होता है प्रसव तो वो क्या हो जाएंगे, ऑपरेशन से हो रहे हैं। पहले की महिलाओं का ऑपरेशन तो नहीं होता था। आज से सिर्फ जनरेशन ये खत्म हो रहा है। 10 साल के बाद ना किसी गांव में सुनेंगे ना कि वो नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है, नॉर्मल हुआ है उसका ऑपरेशन। तो अब इस समय तो ऑपरेशन से सुनने के बाद अरे उसका ऑपरेशन से हुआ है। लेकिन आने वाला जो जनरेशन अगर होगा तो किसी घर में 1-2 को नॉर्मल हो जाएंगे, न तो सब ऑपरेशन से होंगे। इतना AI ने अपना काम कर रहा है। AI मतलब जानते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जमाना वही चल रहा है इस समय, बहुत आगे चला गया है लेकर। कहा जाता है ना कि जमाना हमसे नहीं, जमाने से हम हैं, कि जमाने हमसे है। उल्टा हो गया ना, जमाना हमसे ना है, हम जमाने से नहीं। हम हैं तभी तो देखिए इसका क्या होती है कि अगर इसका कम स्राव होगा, जब ये रिलीज कम होगा तो उसमें जानते हैं क्या होगा, प्रसव में क्या होंगे, कठिनाई होगी। वो जो दवाइयाँ चलता है ना तो प्रसव के समय वही कम करने के लिए दवा मिल जाएगा। और जब कम होगा तो गर्भाशय की भित्ति क्या होगी, लचीली होगी नहीं। और जब लचीली नहीं होगी तो बच्चा आएगा नहीं नीचे, तब वही क्या हो जाती है, दर्द बढ़ने लगता है। तब वही डॉक्टर कहते हैं जच्चा बच्चा में से किसी एक को क्या किया जाएगा, बचाया जाएगा। अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी तो क्या होगा, किसी एक को बचा सकते हैं, दोनों को नहीं। तो मरता का नहीं करता, कहता है कि हमको दोनों चाहिए। तो कहते हैं तब ऑपरेशन में फायदा है, कुछ नहीं तो 2 लाख रुपया लग रहे हैं। नॉर्मल डिलीवरी में ज्यादा से ज्यादा लगेगा 10 से 15 हज़ार। लेकिन अगर वही ऑपरेशन अगर हो गया तो 1.5 लाख से ऊपर जा रहा है।
और उसी में बबुआ कर रख देते हैं एनआईसीयू में। वो भी एक समस्या, वो भी एक समस्या हो जाती है ना। इधर आ जाए तब तो देखिए, यानी और अगर इसका ज्यादा स्राव हो जाता है तो किसका, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का, तो इसको क्या हो जाते हैं, समय से पहले ही क्या हो जाएंगे, प्रसव हो जाते हैं। जैसे 7वें महीना में 8वें महीना में हो जाते हैं प्रसव, क्योंकि इसकी जो रिलीज होगी हार्मोन्स ना, तो इसमें संकुचन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ज्यादा होंगे तो नहीं कहते हैं 7वां है 8वां है, कहते हैं ना। यही होते हैं कि समय से पहले ही क्या हो जाते हैं, प्रसव हो जाते हैं। नहीं होता है। अब जीने वाले, अब उसको बहुत बहुत कुछ ना, उसको ध्यान से उसको पालना पोसना पड़ता है। पोषण पर ध्यान ज्यादा उसको ध्यान देना होगा, क्योंकि वो समय से पहले क्या हुआ है, प्रसव हुआ है ना, तो उसी के कारण, समझ रहे हैं। तो यानी कम स्राव होगा तो क्या होगा, प्रसव में क्या हो जाएंगी, कठिनाई हो जाएगी। तो वही ऑपरेशन से होते हैं, ऑपरेशन से होंगे। अगर ऐसे भी होंगे तो कुछ ज्यादा समय लग जाता है। अगर वही कम होंगे, ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, समय से पहले प्रसव हो जाएगा। एक नोट देखिए, गाय भैंस का नाम सुने हैं, देखे हैं कि नहीं, देखे हैं गाय भैंस। तो देखिए बच्चा, तो देखिए गाय भैंस में क्या होते हैं कि उनसे जो नहीं होता है, दूध निकालने के लिए इंजेक्शन का उपयोग होता है। इस समय कर रहे हैं। गांव वाले तो अभी भी खैर ठीक हैं, शहर वाले चाहे इस समय सबसे ज्यादा इंजेक्शन का यूज कर रहे हैं। इंजेक्शन से क्या कर रहे हैं, वो दूध निकाल रहे हैं, लेकिन उस दूध में कोई प्रोटीन विटामिन कुछ नहीं है, कोई विटामिन कोई प्रोटीन कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक समझिए कि सफेद पानी है, और उसको लोग चाव से पी रहे हैं, बहुत खुश हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा मात्रा में क्या होती है, दूध प्राप्त होती है। अब उसको गर्दन पर लगा देते हैं, उसका कनेक्शन तो टूट गया, और टूट गया तो वो पूरा दूध क्या कर देता है, छोड़ देता है। लेकिन अगर वही बछड़ा देखता है ना, बछड़ा जानते हैं ना, भैंसिया के बछड़ावा को कहते हैं, अरे गैया के बछड़ावा को, गैया के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। तो उसी को वो देखता है ना, तो उससे वो क्या होती है, उसके अंदर क्या निकलती है, मातृत्व। मातृत्व, मातृत्व का मतलब समझ रहे हैं ना, माँ का प्यार, माँ का प्यार। तो उसको देखकर, यानी किसको, बछड़े को देखकर गाय जो होती है क्या करती है, उसको दुलारती है। और जब दुलारेगी ना, तो उसके अंदर से जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स है वो क्या करेगा, रिलीज होगा। और उसके साथ साथ जितने विटामिन प्रोटीन सब कुछ है ना, सब उसी के साथ रिलीज होते हैं। तो वो यानी बछड़े को देखिए, शुरुआत में क्या करते हैं, उसको ले जाते हैं, फिर उसके मुंह पर बांध देते हैं। अब उसको चाटता रहता है, गाय उसको क्या करती है, चाटती रहती है। इधर दूध लगाने वाला लगा लेता है। तो उसमें क्या होते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि वो उसके अंदर का मातृत्व जगेगा। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या होंगे, रिलीज होंगे। और ये जब रिलीज होगा तो उसके साथ साथ जितने भी दूध में पौष्टिक आहार हैं सब क्या होंगे, रिलीज होंगे। लेकिन जो ही इंजेक्शन में मार देंगे ना, तब उसका मातृत्व वहीं पर क्या हो जाएगा, अब उसका दिमाग सुन हो गया है। जो रिलीज होना चाहिए था हार्मोन्स, रिलीज नहीं होगा, वो चुपचाप अब है, दूध पूरा निकल आया, कोई मातृत्व नहीं, कोई पौष्टिक आहार नहीं, वो सीधे सफेद पानी हो जाती है। यही वजह है। तो आज का जनरेशन तो यही चल रहा है, आज का जनरेशन भी यही कर रहा है। जैसे महिलाएं भी आजकल बच्चों को दूध पिलाना नहीं चाह रही हैं। आज का जनरेशन है कि महिलाएं भी बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाह रही हैं। अगर हैं तो 10% हैं, 90% महिलाएं नहीं चाह रही हैं कि बच्चे को दूध पिलाने के लिए वो ऊपर का जो पाउडर वाला दूध आ रहा है, चाहे गाय भैंस का, नेपल धकर थमा दे रहे हैं। हो गया। अब पहले की माँ जो थी 10-10 12-12 बच्चे थे और सबको अपने ही दूध से पाली, लेकिन आज एक बच्चे को पालने में भी नहीं हो पा रहा है। तो इसका वजह यही है, क्योंकि उनके अंदर का जो है
ये जब तक ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज नहीं होगा ना, समझिए कि दूध का स्राव कम होता है। ये होता रहता है। अगर बच्चे को, अगर माँ का बच्चे से लगाव है, ज़्यादा है, दूध पिलाएंगी तो समझिए कि वो क्या होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज होगा। समझ रहे हैं ना। तो ये यानी देखिए, गाय भैंसों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। और यही क्रिया क्या कहलाती है, पीटोसिन। यही क्रिया क्या कहला जाती है, पीटोसिन। समझ में आया। तो इंजेक्शन वाला, सुई वाला जो दूध है ना, पीना नुकसान है एक तरह से, लेकिन लोग कर ही रहे हैं। जैसे खाद हम लोग खा ही रहे हैं, उसी तरह ये भी। तो ये जनरेशन ही ऐसा चल रहा है। अब क्या किया जाए, हम भी कुछ नहीं कर सकते, आप लोग भी। हाँ, लेकिन एक करेगा, शुरुआत तो करना चाहिए। करेगा तो शायद, लेकिन एक एक से ही कहा जाता है। तो ये तो हो गया। अगला देखा जाए ना। यस सर। देखिए अगला जो है ना, कौन सा है अगला ग्रंथि का नाम, पीनियल ग्रंथि है ना। ये सब जितने इंपॉर्टेंट है ग्रंथियां अलग से पढ़ाएंगे, बताए ही हैं, लेकिन सब इंपॉर्टेंट है। पीनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, मेलेटोनिन और सीरोटोनिन। इसका मुख्य कार्य क्या है, मनुष्यों में इसका कार्य का ठीक से पता नहीं हो पाया है। इसका ठीक से कार्य नहीं हो पाता है, नहीं पता है। जैसे इसका क्या कार्य है ठीक से, उसका अभी नहीं पता है। लेकिन अल्प श्रावण से क्या हो जाएंगे, कम उपापचय। उपापचय का मतलब क्या होता है, तोड़ फोड़। तोड़ फोड़, कोई भी चीज अगर हम खाएंगे तो उसका तोड़ फोड़ होना चाहिए। जैसे खाना वाना खाते हैं ना, तो दांतवे से ना तोड़ ताड़ करते हैं, ये कहीं और ही से करते हैं, हाथ से नहीं करते हैं। हाथ से करते हैं। अच्छा, इसका हाथ नहीं है तो मेन ये जान लीजिए, चमचवा कहाँ से लिया है, रुस्तम से कहा है। चमचवा कौन तोड़ेगा, लाएगा। जब हथवे नहीं है तो चम्मच वाला है, एकदम लोल। देखिए, तो दांत से क्या करते हैं, तोड़ताड़ करते हैं। उसी तरह जो भी हम चीजें काम करते हैं, कोई भी क्रिया होती है तो उसकी क्या हो जाती है, उपापचय। यानी भोजन वोजन करते हैं तो उसकी उपापचय क्रिया होती है। तो उसी तरह, और इसमें क्या हो जाते हैं, रजो चक्र क्या हो जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक चक्र, इसके कई नाम है। रजो चक्र, मासिक चक्र या मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये क्या हो जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं। और अगर इसका ज्यादा स्राव हो जाएगा तो उपापचय क्या हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे। और साथ में क्या हो जाएंगे, रजो चक्र बंद हो जाएंगे। दोनों समस्याएं हैं, है ना। तो कम करता है तो मेलेटोनिन, अगर इसकी कम मात्रा होगी तो रजो चक्र क्या हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगी। और अगर ज्यादा हो गया तो रजो चक्र ही क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। जबकि दोनों क्या है, महिलाओं के लिए फायदेमंद है, मानी जरूरी है एक तरह से। इसके बाद आता है अगली ग्रंथि का जो नाम है वो क्या है, थायराइड ग्रंथि ना जी। थायराइड ग्रंथि आप लोग सुने होंगे, थायराइड रोग हो जाता है किसी को ना, बिना वजह का ही मोटा हो जाता है, और बिना वजह का ही पतला होने लगता है ना। अच्छा खासा इंसान मोटा हो जाता है, शरीर भद्दे लगने लगते हैं। थोड़ा सा मोटा होने लगते हैं तो लोग कहते हैं कि थायराइड की चेकअप करवाएं, हो सकता है कि तुमको थायराइड होगा। और वास्तव में जब जाता है तो थायराइड हो जाता है। जैसे जो पतले हैं और अचानक अगर मोटे होने लगेंगे पिछले 6 महीने में, तो कहीं ना कहीं उनको कोई रोग पकड़ लिया है। बच्चे हम आपको थोड़ी बोले हैं, हम बगल और कुछ लोग होते हैं बिना वजह ही क्या होने लगते हैं, पतले होने। अब मोटे हैं तो धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, सूखने लगेंगे, कंकाल नहीं बनते हैं। अखिया है ना तो अखिया ऐसे धंस जाएगी, एकदम पूरा तो कंकाल की तरह, पूरा जो एकदम हथवा एकदम ऐसे कंकाल की तरह पेटवा एकदम। जब चलेंगे तो जैसे लगेगा कि कोई कपड़े पर हैंगर टांग, हैंगर पर कपड़ा टांग दिया गया है।
तो देखिए, तो इसके हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में होने वाली समस्त उपापचयी क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रण और वृद्धि। शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उस पर कौन सा कंट्रोल करता है? तो थायराइड ग्रंथि, और उससे जो रिलीज होती है वो कौन सी होती है? हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन्स, है ना। शरीर की कितनी जितनी भी उपापचय क्रिया है, अगर सही ढंग से न करेगा काम तो नुकसान तो होगा ना। ये पूरे शरीर को क्या करता है? कंट्रोल करता है, जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं। तो इसी के कारण अगर इसका अल्प स्राव होगा तो बच्चों में जड़ वामनता का मतलब शरीर जैसे होगा ना कि कुपोषण का जैसे शिकार हो गया है, पेटवा एकदम बड़ा हो जाएगा, मुंडिया हेती को रहेगी, पेटवा बड़ा निकल जाएगा, जैसे लगेगा कि कोई दानव उनव है। हथवा कंकाल की तरह, ऐसे हथवा पतला रहेगा, पैरवा पतला रहेगा, पेटवा निकला रहेगा, देखे ना वैसे मुंडिया ऐसे निकला रहेगा, मुंडियो बड़ा रहेगा, आई खोपड़िया जो है ना बड़ा रहेगा। अब बताइए खोपड़िया ही बड़ा है, ऐसे तो माकर आधा है से चौड़ा हो जाएगा, पेटवा में निकल जाएगा, पैरवा हथवा क्या हो जाएगा? सूखा की तरह, एकदम जैसे लगेगा कि उसको सूखा मार दिया है, कहते हैं ना उसको सुखंडी हो गई है, सुखंडी हो गई है। तो उसी को जड़ वामनता कहते हैं। पेट क्या हो जाते हैं? उसमें बड़ा हो जाता है। त्वचा क्या हो जाती है? सूखी हो जाती है। अच्छा खासा इंसान था वो सूखा हो गया, है ना। बड़ा हंसी होता है, लग रहा है उसी को बोले हैं, लेकिन आप अपने ऊपर ले ले रहे हैं। इसके बाद देखिए, वयस्कों में यानी जो नौजवान है उनमें वृद्धावस्था आ जाती है। अब जो वयस्क हैं उनके स्किन जो है क्या कर रहे हैं? ग्लो कर रहे हैं, और अचानक उनकी त्वचा सूखने लगेगी तो बुढ़ावा न दिखेंगे, नहीं हो जाएंगे। अच्छा खासा चमक रहा था, धीरे धीरे उसकी त्वचा क्या हो गई? सूखी हो गई, तो क्या दिखने लगेगा? बुढ़ावा। जैसे हम लोग भी तो एक दिन बुढ़े होंगे। हमारी तो खैर अभी हम ठीक हैं कि इतने साल के होने के बाद भी अगर हम इतना अच्छा खासा चल रहे हैं तो सही है, सब भगवान की देन है। शांति से रहिए, है ना। आइएगा कभी हमारी उम्र में तो आपको डंडा लेकर चलेंगे कि जो 45 साल का होने के बाद भी अगर इतना ढंग से अगर चल रहे हैं तो देखिए। इसी तरह इसका ज्यादा स्राव हो जाता है तो रुधिर दाब क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। रुधिर दाब का मतलब बीपी, ब्लड प्रेशर। रुधिर का मतलब ब्लड, दाब का मतलब प्रेशर, क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। ग्लूकोज जो है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। अब बढ़ जाती है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें? ग्लाइकोजन में, नहीं तो उसको डायबिटीज हो जाएगी। अगर ग्लूकोज का पाचन अगर नहीं होगा तो उसी को डायबिटीज होता है, कहते हैं उसको शुगर होगी। शुगर हो गई, अब बेचारा जीवन भर लेके एगो दिमाग में शुगर बा शुगर बा शुगर बा, वो अलग टेंशन हो जाती है। ऑक्सीजन की क्या होने लगती है? खपत होने लगती है, और उसको क्या होने लगता है? और कंपन, शरीर लगता है कांपने लगता है, थकावट हो जाती है। थोड़ा सा भी चलेंगे ना, जितने देखिए थायराइड के जो रोगी हैं, थोड़ा सा कह दिया जाए पैदल चलने के लिए ना, चलने के लिए तो चलेंगे, लेकिन जब रुकेंगे मतलब उनको इतना जैसे लगता है ना, शरीर उनकी थकावट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका शरीर भारी हो चुका है, थायराइड हो चुका है, जिसकी वजह से उनको दिक्कतें आने लगती हैं। तो ये भी एक समस्या हो जाती है। इसीलिए हर एक चीज का क्या होता है, भगवान जो बनाए हैं तो शरीर को, तो उसकी सुरक्षा स्वयं करना चाहिए। जैसे बाहर कहीं लिखे होंगे साइकिल स्टैंड का, चाहे कोई भी दुकानदार इस समय लिख दे रहे हैं, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, स्वयं करें, कोई और नहीं करेगा। तो इसी तरह आपका शरीर है ना, तो इसकी सुरक्षा स्वयं करना सीखिए। कोई आएगा नहीं, जो इस दुनिया में सब मिले हैं ना, सब मतलबी है। बस ये कई प्यार जो है सच्चा है। जिसके पास है वो तो समझ रहा है, जिसके पास नहीं है वो समझे नहीं। माँ से ज्यादा कुछ नहीं है। माँ का ये प्यार जो होता है सच्चा है ना, तो बाकी सब बेकार है, बाकी सब मोह माया है। अगर माँ है तो सब कुछ है, लेकिन बाप है तो दुनिया है।
ऐसा नहीं है कि नहीं, बाप है तो पूरी दुनिया अपनी है, बाप है तो पूरी दुनिया अपनी है, और माँ है तो दुनिया ही अपनी है। तो आगे देखा जाए, अगली ग्रंथि है हार्मोन्स। देखिए बच्चा, वो थायराइड ग्रंथि थी ना, तो अगली जो ग्रंथि है उसको कहते हैं पैराथायराइड। स्टेप बाय स्टेप चला जा रहा है ना। तो देखिए, अगली ग्रंथि का जो नाम है पैराथायराइड, और इसके हार्मोन्स का क्या नाम है? पैराथार्मोन्स या कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन नाम से पता चल रहा है, कैल्शियम। ये कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रण करता है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए कैल्शियम अति आवश्यक है ना। क्यों? क्योंकि अगर कैल्शियम की मात्रा अगर नहीं रहेगी तो हमारी हड्डियां क्या हो जाएंगी? कमजोर हो जाएंगी, घुटने चटकने लगेंगे, बुढ़ापा आ जाएगी, चलेंगे तो आवाजें आएंगी हड्डियों से, घुटनों से क्या होती है? आवाजें आने लगती हैं। तो वो बुढ़ापा का चिन्ह है। लेकिन कभी कभी वयस्कों में भी हो जाते हैं ये काम। तो देखिए क्या होते हैं कि हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या है? रुधिर में कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा का क्या करता है? नियंत्रण करता है। यानी ज्यादा कैल्शियम हो जाएगा तब भी नुकसान है, और कम है तो नुकसान तो है ही। ज्यादा हो जाएगा तो कोनो हड्डियां धड़ फालतू का इधर उधर निकल जाएगा। भाई जो हम लोग का दतवा जो इतना अच्छा दिख रहा है ना, है सफेद, वो कैल्शियम का ही ना बना है। हड्डियां हम लोगों की कैल्शियम की ही रहती हैं। ये क्या चीज हुआ? तो देखा, इसका अल्प श्रावण का क्या प्रभाव होगा? पेशियों तथा तंत्रिकाओं में अनावश्यक क्या हो जाएगी? उत्तेजना। बिना मतलब का ही लगेंगे चिल्लाने। तंत्रिकाओं में न्यूरॉन बिना वजह का ही गुस्सा करेंगे, बिना वजह का ही किसी को भी बोल देंगे। दिन भर देखे चिड़चिड़ा रहता है, कोई थोड़ा सा भी बोलेगा अरे चुप रह, का भन के लोग नहीं कहते हैं। थोड़ा सा भी कोई बोलता है तो लगता है भनभनाने, भुनभुन। इससे अच्छा कहीं भी बातें करिए ना, तो तेज बातें करेंगे तो किसी को डिस्टर्ब नहीं होता है। लेकिन है तो रजैया उड़ के सुतल वाला अब उस समय ना नींद नहीं आएगी, उस समय नींद नहीं आती है। तो क्या हो जाती है ना उसमें कि आवाजें अगर ज्यादा करती हैं तब तो ठीक है, कोई नहीं होता है कि चाय पीता कुछ लोग होते हैं। अब यहाँ पर आया ही जैसा लगता है कि गए। अब कुछ लोग खाना खाते हैं तो चबाते हैं तो वो लगता है आवाज करता है, तो सब बड़ा डिस्टर्ब होता है। तो कुछ चीजें होती हैं जो अनावश्यक ही क्या हो जाती हैं? उत्तेजना हो जाती है। कभी कभी पेशियों में क्या हो जाती है? अस्थायी संकुचन से मृत्यु भी हो जाती है। जब ये संकुचन, जब अस्थायी यानी अकड़ ज्यादा आ जाएगी, अकड़ ज्यादा आ जाएगी तो उससे क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है। और उसको क्या कहते हैं? टिटेनस रोग। टिटेनस रोग, जो लोहा अगड़ उड़ जाता है तो इंजेक्शन लगाया जाता है टिटेनस रोग का। नहीं तो वही हड्डियां ना जो होती है ना अकड़ जाती हैं, अकड़ जाएंगी तो बिना मतलब का ही क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा। अब गर्दनिया अकड़ गया, अब चुप, कोई बुलाएगा तो ऐसे ऐसे नहीं होता है। कहते हैं चम्मक पड़ गई बा, अब ऐसे किया रहेगा बेचारा चुपचाप। अब कोनो मंगलवार को अच्छा अरे कोनो उल्टा पैदा जो हुए रहते हैं तब वो आते हैं, कहते हैं कि तनी अपन पैरवा से तनी सा झाड़ दो। उल्टा जो पैदा हुए हैं, सीधे वालों के लिए नहीं, तब उनसे झरवाया जाता है। उन लोगों को मौका मिल जाता है मारने के लिए। हमारा भी हुआ था, आया हमारा स्टूडेंट, बहुत खुश हो गया। अब ऐसे एकदम चुपचाप थे, आया करे सो जी बस हम बैठे थे। वो अब कुछ देर के बाद लगा कि नहीं सब सही हो गया। हम कहें कि देखो इसी तरह देखिए बच्चा, अगर ज्यादा अगर हो जाए तो हड्डियां क्या हो जाएंगी? गल कर कमजोर हो जाएंगी। अगर ज्यादा हो गया तो हड्डियां गल जाएंगी भी और कमजोर हो जाएंगी। गिरेंगे हड्डी टूट जाएगी, चलते रहेंगे ठोकर लगी हड्डी टूट गई। ज्यादा हो गया तो जैसे बुढ़ापा में नहीं होता है कि वो लोग गिरते हैं तो हड्डियां चटक जाती हैं, क्योंकि उनमें ऊतक कम होते हैं। ऊतक जो होता है कमजोर हो जाता है
अभी तो ये ऊतक हम लोगों का भी टाइट है, लेकिन जब बुढ़ापा आएगा तो यही ऊतक झूलने लगेंगे, हड्डियों के संपर्क में जो ही लगेगा चटक जाती हैं हड्डियां। और इसमें क्या हो जाते हैं, किडनी में पथरी होने की भी क्या हो जाती है, संभावना हो जाती है। किसके, पैराथायरॉइड या पैराथायराइड से, समझ रहे हैं ना। इसके बाद अगली जो ग्रंथि का नाम क्या है, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि, और उसके हार्मोन्स का नाम क्या है, थाइमस हार्मोन्स। थाइमस ग्रंथि का नाम थाइमस ग्रंथि। और इससे क्या होते हैं, हार्मोन्स के मुख्य कार्य क्या है, वृद्धि एवं लैंगिक परिपक्वता को क्या करता है, यानी जो शरीर हम लोगों का वृद्धि कर रहा है उस पर, और मैच्योरिटी यानी लैंगिक मैच्योरिटी के लिए वो क्या करता है, प्रभाव डालता है ना। और इसके बाद लिम्फोसाइट उत्पादन। लिम्फोसाइट का मतलब WBC। WBC का भी क्या करता है, ये उत्पादन करता है। कौन, थाइमस हार्मोन्स, जिसकी वजह से कोई भी रोग अगर हम लोगों के शरीर में आएगा तो सबसे पहले कौन लड़ता है, WBC प्रहरी है। हम लोग के शरीर का प्रहरी उसी को बोला जाता है। जो ही आएगा एकदम लिया रहता है, काट पीट कर उसको एकदम मार कर भगा देता है। अब वही जब कम होने लगेगा तो कई रोगें घिर जाती हैं। रोग अचानक नहीं होता है। सर दर्द कर रहा है, आज खाएंगे दवा ठीक हो गया, कल खाएंगे ठीक हो गया, लगातार 6 महीना तक खाते जाएंगे, दर्द हो रहा है मेडिकल से दवा लिए ठीक हो गया। लेकिन वही दर्द जो है ना, एक दिन कब तक, WBC जब तक लड़ने की क्षमता है लड़ेगा, इसके बाद उसकी मात्रा कम होने लगती है तो वही पता चल जाता है कि उसको कई रोगें घेर ली हैं। तो उसी तरह अप्रतिरक्षी पदार्थों के संश्लेषण को क्या करता है, प्रेरणा देता है। यानी वही जो प्रतिरक्षी पदार्थ जो WBC है उसको कहता है कि तुम जाओ रोगों से क्या करो, लड़ो। एक होता है बॉडी, एक होता है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी हम लोग दवा खा लेते हैं तो सही हो जाते हैं, लेकिन उसको भी लिमिट मात्रा में ही लिया जाना चाहिए। सबसे अच्छी चीज है कि जितना पौष्टिक आहार है लिया जाए। दूध हुआ, हरी सब्जियां हुआ, फल हुआ डेली, तब तो शरीर चलेगा, नहीं तो फिर तो रोगे तो घिरना ही है। इसके बाद देखिए अल्प श्रावण का इसका प्रभाव क्या होता है, कंकाल के निर्माण में क्या हो जाती है, रुकावट हो जाती है। जो कंकाल है 906 कितने हड्डियां हैं, 206 हड्डियां हैं, उनके निर्माण में क्या कर देगा, रुकावट कर देगा, रुकावट कर सकता है। और अति श्रावण से क्या हो जाएंगी, उपापचयी क्रियाएं क्या हो जाएंगी, बहुत ज्यादा तीव्र हो जाएंगी। मानी जो क्रियाएं हमारे शरीर में हो रही हैं उनका इतना तीव्र होगा कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। समझ रहे हैं ना। यानी एक हो गया पैराथार्मोन्स और एक हो गया थाइमस। अगली ग्रंथि को देखा जाए और अगले हार्मोन्स का देखिए। अगली जो ग्रंथि है ना वो क्या है, मेडुला। मेडुला, और उस हार्मोन्स का क्या नाम है, एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन, समझ गए ना। मेडुला जो है ग्रंथि का नाम है, उसके साथ साथ उसके हार्मोन्स निकल रहे हैं। और इस हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या है, रक्तचाप। रक्तचाप यानी BP, ब्लड सर्कुलेशन। इसके बाद उसमें क्या करेगा, वृद्धि, हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट। हृदय स्पंदन का मतलब क्या होता है, हार्ट बीट। मेडुला का नाम सुने हैं ना, ब्रेन में पाया जाता है, तो वो अनैच्छिक क्रियाओं का कार्य करता है। तो हार्ट क्या है, अनैच्छिक क्रिया है ना। हम कह देंगे कि हार्ट को कि आज मत धड़को कल धड़को, तो मानेगा, जिस दिन धड़कना बंद उस दिन खत्म। लेकिन लोग बर्बाद कर दिए हैं, दिल को धड़कना तुमने सिखाया। तो ससुरा अलगे है, नीले सिखाता है तो ये। तो देखिए इसके बाद क्या करता है, वृद्धि पर नियंत्रण करता है, और साथ साथ क्या करता है, रुधिर शर्करा का क्या कर लेता है, रुधिर में शर्करा की मात्रा को क्या कर लेता है, वृद्धि कर देता है। यानी उस पर नियंत्रण किए रहता है। हो रहे है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगर इसका कम होगा तो क्या होगा, रुधिर दाब क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, BP कम हो जाएगी, नमक खाना पड़ेगा। इसीलिए नमक की मात्रा लेते रहिए। जीवन में नमकीन होना अच्छी बात है। मीठा रहेंगे सब मच्छी लगेंगी, मीठा बनेंगे तो क्या होगा, मक्खी चींटी सब लगेंगी, यानी सब आपको। इसीलिए थोड़ा सा नमकीन होना चाहिए लाइफ में। हम मीठा खाते खाते मन एकदम हो जाता है तो थोड़ा सा नमकीन ले लेते हैं। इसीलिए देखिए प्लेट में आता है ना, मिठाइया तो रहेगा, साथ में नमकीन और आता है, कि भाई दोनों का टेस्ट लेते रहिए, जीवन है। तो देखिए और क्या आ जाती है, खिन्न अवस्था हो जाती है, यानी चिड़चिड़ापन आ जाती है। कोई बोलेगा तो बातों बातों में क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएंगे। BP के मरीज का यही ना होता है,
थोड़ी सी बात पर गुस्सा हो जाते हैं तो उनमें कैसी आ जाती है, खिन्न अवस्था आ जाती है। और इसका अतिश्रावण होगा तो हाइपर ग्लाइसीमिया से मधुमेह, हाइपर ग्लाइसीमिया से क्या हो जाता है, मधुमेह हो जाता है। जल की मात्रा और रुधिर दाब भी क्या होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। और जगह जगह क्या होने लगेगा, फूलने लगेगा। वही है, निकल जाएगा पेट में, पीठ में, इधर उधर क्या हो जाएंगे, जगह जगह निकलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ब्लड प्रेशर है और जल की मात्रा दोनों वृद्धि करेंगी तो क्या होगा, शरीर पर बिना मतलब का ही फूलना शुरू हो जाता है। वो तो गठिया रोग है, उसको गठिया रोग बोला जाता है। जब रोग पढ़ाएंगे तब ना। और इसमें क्या हो जाते हैं, तनाव आ जाते हैं, पेट फूल जाता है, तनाव आ जाते हैं, टेंशन में रहता है इंसान। जब बीपी वाले मरीज हमेशा टेंशनों में रहते हैं, उनको कहा जाएगा, कहेंगे नहीं हम टेंशन में नहीं है, टेंशन पालकर बीपी बढ़ा लेगा, तो दोनों हो जाती हैं। इसके बाद उसी के मेडुला में ही दूसरा आता है हार्मोन्स, जिसको कहते हैं नार एड्रीनेलिन। नार एड्रीनेलिन, एक होता है एड्रीनेलिन और दूसरा ये। इसमें क्या होता है, हार्मोन के मुख्य कार्य क्या है, मादा में जनन अंगों का क्या हो जाता है, परिवर्धन हो जाता है, यानी विकास होने लगता है। परिवर्धन का मतलब विकास होना। मादा में यानी फीमेल में क्या हो जाते हैं, जनन अंगों का क्या होने लगता है, विकास होने लगता है। और साथ में गौण लैंगिक लक्षणों पर ये क्या कर लेता है, नियंत्रण कर लेता है। गौण लैंगिक लक्षण का मतलब द्वितीयक लैंगिक लक्षण पर ये क्या करते हैं, पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं। हाँ, लेकिन अगर इसका कम स्राव होगा तो जनन अंगों का क्या हो जाएगा, परिवर्धन यानी विकास क्या हो जाएंगे, कम होते हैं। कुछ लोग होते हैं समय से पहले ही क्या आ जाती है, उनमें मैच्योरिटी आ जाती है। और कोई 20 साल के भी हो जाते हैं, यानी समय बीत जाता है फिर भी उनमें मैच्योरिटी नहीं आती है उनके लैंगिक अंगों पर। तो यही है। और अगर इसका ज्यादा हो जाता है तो समय से पहले ही क्या जाते हैं, लैंगिक लक्षणों का विकास जल्दी हो जाता है। जब ज्यादा होगा तब, जब ज्यादा होगा तो उनके विकास क्या हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं। और कम होता है तो कम होते हैं। ठीक, समझ में आया ये? तो अगला देखा जाए ना। देखिए बच्चा, अगली जो ग्रंथि है ना वो क्या है, अग्नाशय अर्थात पैंक्रियाज। अग्नाशय अर्थात पैंक्रियाज है बच्चा, पैंक्रियाज, जिसके अंतर्गत क्या होते हैं, लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएं है ना। अग्नाशय जो है ना मानव शरीर के लिए सबसे बड़ा ग्रंथि है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यही क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। जो हम लोग ज्यादा मात्रा में अगर ग्लूकोज बनने लगता है ना, तो यही अग्नाशय क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लाइकोजन में। और ये कहाँ पाया जाता है, शरीर के लीवर है, लीवर के नीचे ये लगा रहता है, पत्ती की तरह रहता है ये। पिछले वीडियो में लीवर पढ़ाए हैं तो वहां पर इसकी चर्चा हुई है, तो वहां पर भी आप लोग देख सकते हैं। और इसको अग्नाशय को ना अलग से एक टॉपिक लेकर आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए, अग्नाशय में जो हार्मोन्स निकलता है वो कौन सा हार्मोन्स है, इंसुलिन का, इंसुलिन हार्मोन्स है, जो क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है ना। देखिए, इसके कमी से क्या होते हैं, मधुमेह यानी शुगर, शुगर रोग कह सकते हैं, डायबिटीज कह सकते हैं। मधुमेह का मतलब डायबिटीज भी होता है, शुगर भी होता है। मूत्र में जल की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी खून कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। इसीलिए शुगर के मरीज का कहीं देखिए कहीं कट पीट जाता है तो जल्दी क्या होते हैं, उसमें ब्लड कोटिंग नहीं होती है, थक्का नहीं बनता। अगर कहीं कट जाता है ना तो जल्दी जुड़ता नहीं है, यानी ब्लड बहता रहता है। क्यों? क्योंकि उसके ब्लड में क्या हो गई है, जल की मात्रा बढ़ गई है। अम्लीयता में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है ना। तो यानी शुगर रोग के जो मरीज होते हैं ना, तो उनमें बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। हर शरीर का जो होता है सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो शुगर रोग अगर किसी को हो गया तो समझिए उसको तो विकराल रूप है एक तरह से। और आज के जनरेशन में शुगर रोग तो जैसे लग रहा है कि हलवा हो गया है, ये भंडारा वाला हलवा हो गया है। सबको भगवान बांट रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबको टेंशन हो रही है। ये जनरेशन जो है टेंशन वाला है। देखिए, इससे क्या हो जाते हैं, जब इसका ज्यादा हो जाता है तो ग्लूकोज की कमी से मस्तिष्क में क्या आ जाती है, उत्तेजना, यानी बात बात पर गुस्सा करना, टेंशन हो जाना, थकावट, बेहोशी, शरीर में क्या होने लगेंगी, ऐंठन होने लगती है। इसीलिए जिसका एक बार शुगर हो जाता है ना तो फिर सही नहीं होता है। अब उसको जीवन भर
दवा तो खाएगा ही, ग्लूकोज की मात्रा को ध्यान में रखकर खाएगा। मीठा तो खाएगा नहीं, मीठा खाएगा तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाएगी, तो पचाने के लिए इंसुलिन चाहिए, और यही इंसुलिन हार्मोन्स क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, है ना। यानी जब तक हम लोगों का ब्लड अब पानी की तरह हो गया, तो अगर पेट भी दर्द होगा, चाहे कोई और बीमारियां अगर आप लोगों को हो गई, तो समझिए कि वो नुकसान है। जो दवा खा रहे हैं वो तो खुद ही पानी हो चुका है ब्लड, अब ब्लड में पौष्टिक आहार बहते रहते हैं, तो जिसकी वजह से उसकी भी पूर्ति नहीं हो पाती है। इसीलिए जितने भी शुगर के मरीज हैं ना, तो अपने शुगर को मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो मनुष्य में जो है ना कुछ शुगर जरूर पाए जाते हैं, लेकिन जिसमें ज्यादा हो जाती है, इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, तो वो क्या हो जाएंगे, समस्याएं हो जाती हैं। तो उनकी कमी से भी और उनके अधिकता में भी, दोनों में ही क्या है, खतरनाक है। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा हो जाएगा तो शरीर में ऐंठन होने लगेगी, है ना, और कम हो जाएगी तो वो तो देख ही रहे हैं। और इसी के बाद आता है अगली ग्रंथि, जिसका नाम है ब्रिक। ब्रिक हार्मोन्स कौन सा निकालता है, तो रेनिन। रेनिन एक हार्मोन्स है, और इस हार्मोन्स के मुख्य कार्य क्या है, जल एवं सोडियम आयनों का क्या कर लेता है, पुनः अवशोषण करता रहता है। किसका? जल और सोडियम का। सोडियम का भी होना जरूरी है हमारे शरीर में, तो ये दोनों का क्या करता है, अवशोषण करता रहता है। जाएगा फिर वापस ले लेगा, जाएगा फिर वापस ले लेगा, ये क्राइटेरिया क्या करता रहता है, चलता रहता है। और अल्प स्राव से क्या हो जाते हैं, अवशोषण कम करेगा। अगर रेनिन की मात्रा कम हो जाएगी तो इनकी मात्रा क्या करेगा, कम अवशोषित करेगा, और ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा अवशोषण करेगा। यही है कि अगर ज्यादा हो गया तो ज्यादा अवशोषण, और कम हुआ तो किसका करेगा, जल और सोडियम का, है ना। ये तो समझ गए ना। तो अगली जो देखा जाए ग्रंथि, देखिए ए बेटा, ए जनन ग्रंथि है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनन ग्रंथि 10th 11th 12th और आगे भी सबसे ज्यादा, माने जहां भी कंपटीशन एग्जाम देंगे, जनन ग्रंथि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए जनन ग्रंथि जो होती हैं, तो जनन ग्रंथि में जो होते हैं मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो मेल में जो होते हैं एक हार्मोन्स निकलता है, रिलीज होता है, जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। लेकिन फीमेल में यानी उसमें 3 होते हैं हार्मोन्स। पहला होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन, और तीसरा होता है रिलैक्सिन हार्मोन्स, है ना। जो कि फीमेल में 3 हार्मोन्स होते हैं, जबकि मेल में 1 हार्मोन्स होता है। तो पहला हार्मोन जो होता है, जिसका नाम क्या है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन्स है, और इसके हार्मोन्स का क्या कार्य है, गौण लैंगिक लक्षणों का विकास, यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का इसमें क्या हो जाते हैं, विकास हो जाते हैं, है ना। एस्ट्रोजन हार्मोन जब रिलीज होने लगता है तो मासिक चक्र भी क्या होने लगते हैं, शुरू हो जाते हैं। यानी यहीं से शुरू हो जाते हैं, गौण लैंगिक लक्षण का विकास होना शुरू हो जाता है। शरीर को गर्भावस्था के लिए क्या करने लगता है, तैयार करने लगता, अर्थात ओवम का निर्माण शुरू हो जाता है। ओवम का निर्माण, ओवम तो रहते हैं लेकिन उनमें मैच्योरिटी कब आती है, जब ये हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं तब। तो वही कहा जाता है गर्भावस्था के लिए वो क्या हो गया है, तैयार कर दिया। कौन सा हार्मोन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन्स। और अगर इसका कम स्राव होगा तो क्या होगा, स्त्री लैंगिक लक्षण में क्या हो जाएंगे, कम विकसित होंगे, और ज्यादा होगा तो समय से पहले वो क्या हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे, है ना। यानी स्त्री लैंगिक लक्षण अपरिपक्व अंडे, यानी अंडे का विकास क्या होगा, पूरी तरह से नहीं हुआ होगा। एक समय पर अगर होता है तब तो ठीक है, लेकिन मैच्योरिटी समय से पहले अगर आ गई अंडे में तो भी क्या है, अपरिपक्व न होगा। तो ये दोनों काम करते हैं, किसमें, द्वितीयक लैंगिक लक्षण होता है, और साथ में क्या करता है, ओवम का निर्माण शुरू कर देता है। जब तक ओवम बनेंगे नहीं तब तक वो मां तो बन नहीं पाएगी। तो गर्भावस्था के लिए क्या जरूरी होती है, ओवम। तो ओवम का भी क्या करता है, ये बनाने में तैयार करता है। इसके बाद दूसरा जो हार्मोन्स आता है, इसी का जनन ग्रंथि का ही दूसरा हार्मोन्स है, जिसका नाम क्या है, प्रोजेस्टेरोन। और इसका कार्य क्या है, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि का क्या कर देता है, नियंत्रण कर देता है। यानी प्रोजेस्टेरोन जो होता है किसका करता है, तो स्तन ग्रंथि का विकास करता है, यानी नियंत्रण करता है। ज्यादा होगा तो ज्यादा स्तन ग्रंथि का विकास होगा, और कम होगा तो स्तन ग्रंथि की क्या होगी, विकास कम होगी। वही
यानी अल्प श्रावण का क्या होगा, यानी जब कम होगा तो स्तन ग्रंथियों का विकास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर ज्यादा हो गया तो स्तन ग्रंथियों का विकास क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ये थे। और तीसरा जो है रिलैक्सिन हार्मोन्स है ना, तो उसको भी देख लें। हाँ बोलो। देखिए बच्चा, जनन ग्रंथि में जो फीमेल हार्मोन्स है, जो तीसरा वो क्या है, रिलैक्सिन हार्मोन्स। बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब महिलाएं गर्भावस्था में रहती हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो वो है रिलैक्सिन हार्मोन्स। ये आखिरी में क्या करता है, रिलीज होता है। इसका कार्य जानते हैं क्या होता है, टू मूव द बेबी, टू मूव द बेबी, यानी बच्चे को घुमाने में ये क्या करता है, सहायता करता है। जो है ना रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है, बच्चे को गर्भावस्था में क्या करता है, मूव कराने में बहुत ही ज्यादा इसका काम होता है, क्योंकि गर्भाशय की मांसपेशियों को ये क्या करता है, ढीला करता है। जब तक ढीला करेगा नहीं तो बच्चा मूव करेगा नहीं करेगा, तो इसीलिए वो गर्भाशय की भित्ति को क्या करता है, ढीला करता है। लेकिन जानते हैं जो आजकल जो हम बताएं अभी कि ऑपरेशन से जो बच्चे हो रहे हैं, तो यही वजह है। क्योंकि अगर वो बच्चा, हम मान लेते हैं कि कोई महिला है, तो स्टार्टिंग में पहले मंथ में गई होगी डॉक्टर के पास कि नहीं गई होगी, तो उसको क्या मिला होगा, दवा मिला होगा, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराया होगा, ब्लड टेस्ट सब कुछ करवाया है ना। लेकिन अब वो पहले मंथ के बाद दूसरे मंथ में दूसरे डॉक्टर के पास तो जाएगी नहीं। अब वो जब तक बच्चा नहीं हो जाएगा तब तक उसी डॉक्टर के पास जाएगी ना, तब वहां पर समस्या हो जाती है। फिर भी जब 9th मंथ के बाद जब जाती है वो महिला, तो पता है वही डॉक्टर कहती का है कि आपका बच्चा घूम गया है, चाहे घूम नहीं पा रहा है, वो मूव नहीं कर पा रहा है, तब उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। जबकि 7वें महीने में 8वें मंथ में भी लेकर गए थे वो, तो वो बोली थी कि बच्चा सही सलामत है। लेकिन क्या हो जाती है कि 9वें महीने में जो ही एकदम जो बच्चा होने वाला रहता है, तो वहां पर कह देती है कि आपका बच्चा घूम गया है, चाहे मूव नहीं कर रहा है। कोई तो वजह हुआ होगा। भाई आपके पास हम गए थे 8वें मंथ में भी, अल्ट्रासाउंड करवाए थे, फिर भी वो समस्याएं क्यों आ गई। तो जानते हैं क्या होता है कि यहाँ पर एक समस्या ये हो जाती है कि आजकल जो है ना दवाई जो खाने से ये रिलैक्सिन हार्मोन सब क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाएगा। और जब ये कम हो जाएगा तो वही बच्चा मूव नहीं करेगा, तो उसकी समस्या कौन आ जा रही है, ऑपरेशन की। वो जबकि दवा खा रही है पिछले 9 महीने से, फिर भी कुछ तो दवा में होगा। तो वो क्या होता है, रिलैक्सिन हार्मोन सब कम हो जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे जो है नॉर्मल डिलीवरी ना होकर ऑपरेशन से हो रहे हैं। जबकि गांव की औरतों का देखिए अभी भी नॉर्मल ही होता है, क्योंकि वो लोग दवा वो उतना नहीं खाती हैं। थोड़ा बहुत होगा तो गांव के जो डॉक्टर हैं दे देती हैं, कैल्शियम और आयरन की दवा दे देती हैं। इसमें ज़्यादा दवा खाना नहीं चाहिए, लेकिन कमाने का भी एक जरिया है ना। 9 महीना दवा चला तो 1.5 लाख ये हो गया, जब ऑपरेशन होगा तो 1.5 लाख वो, क्योंकि अगले 6 महीने तक दवा फिर से खाएगी। 1.5 लाख 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया पॉकेट में आएगा ना। इसीलिए भगवान ने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी मानो, वो भी लालची हो गया। तो यही कारण है। तो यही देखिए, अगर इसका कम स्राव होगा तो प्रसव में क्या हो जाएगी, यही होता है। जानते हैं दवाइया में क्या हो जाएगा ना, रिलैक्सिन हार्मोन सब कम मिल जाएगा, कम होगा। तो जो टाइम दिया गया था कितना, कह दिया जाए कि 10 जनवरी को उसको टाइम मिला था, अब वो पता चला गया 16 जनवरी 15 जनवरी, तब वो क्या होगा, टेंशन में आ जाएगा दिमाग। तब उसके लिए क्या करते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो डॉक्टर कहता है डिलीवरी में क्या होगी, देरी हो रही है, जिससे बच्चे में भी मरने की संभावना है। दोनों यानी जच्चा बच्चा दोनों को क्या है, नुकसान है। इसलिए हम इसको आज क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। अब वो डॉक्टर साहब, भाई पैसा है नहीं, गरीब आदमी कहाँ से, गोड़ हाथ सब धरता है कि डॉक्टर साहब कोई तरह बचा गई, बहुत गरीब आदमी है, ऐसे ही सब बोलते हैं। सब कुछ बेच देता है, अपने सोना वोना सब बेच देगा, क्या करने के लिए, उन दोनों को बचाने के लिए। लेकिन कमाने वाले क्या कर रहे हैं, कमा ही रहे हैं, कोई नहीं सुनते हैं। तो यो यानी देखिए, अल्प श्रावण से क्या होगा, प्रसव में देरी होगी, और अधिक हो गया तो समय से पहले ही क्या हो जाएंगे, प्रसव हो जाती है। और लास्ट जो आता है पुरुष जनन ग्रंथि, पुरुष ये जो बता रहे थे ABC करके, वो मादा जनन ग्रंथि था। लेकिन पुरुष जो जनन ग्रंथि है, जिसका नाम क्या है,
वृषण यानी टेस्टिस, इसके हार्मोन्स का क्या नाम है? टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन जैसे फीमेल में वो आता था एस्ट्रोजन, उसी तरह मेल में क्या आ जाते हैं? टेस्टोस्टेरॉन, जिसको गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। ये हार्मोन्स आने के बाद लड़कों में आवाजें उनकी क्या हो जाती हैं? भारी हो जाती हैं, सीने चौड़े हो जाते हैं, मांसपेशियां क्या हो जाती हैं? मजबूत हो जाती हैं, है ना, दाढ़ी मूछ आने लगते हैं। तो ये उनके क्या है? गौण लैंगिक लक्षण है। यानी नर में गौण लैंगिक लक्षण यौन स्वभाव का नियंत्रण, यानी जो नहीं बताए हैं कि जितने भी नियंत्रण हैं, जैसे दाढ़ी मूछ है, तो ये सबके क्या हो जाती हैं? वो नियंत्रण करने लगता है। और इसके कमी से क्या होगा? पुरुष गौण लैंगिक लक्षण में क्या हो जाएंगे? कम विकसित होगा। किसी का देखिए 14 साल में दाढ़ी मुछ आ जाता है ना बच्चा, कोनो 20 साल के होते हैं तो देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आया रहता है ना। कोनो का आ जाता है, 6वीं में पढ़ रहे हैं, 7 में तब भी आ जाता है। कोई इंटर पास कर लिया, ग्रेजुएशन कर रहा है, फिर भी उसका नहीं आया है। तो उनमें ये हार्मोन्स थोड़ा सा कम होगा, तो जिसकी वजह से कम हुआ है, और जिसमें से पहले ही आ गया है तो उसमें क्या होंगे? विकास जल्दी हो जाएगा। इस तरह से जितने भी ग्रंथियां थी, ग्रंथियों के नाम और उससे रिलीज हो रहे हार्मोन्स सब बता दिए, है ना। जितनी इंपॉर्टेंट जितनी भी हार्मोन्स थी, जितने भी ग्रंथि थे, सब खत्म हो गया। और भी अगर होंगे तो अगले वीडियो में हम आप लोगों को बता देंगे, लेकिन अनुमानतः लगभग जितनी ग्रंथियां थी, ग्रंथियों के नाम मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये नहीं है कि वो सब भी बता दिए। ठीक, बाकी अगले वीडियो में ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को।